I welcome you all to the 8th workshop of Bootcamp, which has been organized by 12 DSCs all over Pakistan. I really appreciate everyone who is present there, those who are eager to learn and those who are eager to share their knowledge. So, guys, the speaker today that we have on board is Sir Munib Rana. He is a freelance senior app developer and has over 5 years of experience in Android. Sir Munib Rana is currently working with NextGen Healthcare in UK as an Android engineer. He is also playing his role as a co-founder and CEO in startup which is Hostin.pk. I cordially invite Sir Munib Rana as a speaker today. So, sir, the mic is yours now. Okay, so I am doing Android development from like past 5 years. I have over 5 years of experience in freelance mobile apps development. Also, I'm now working with the company NextGen, a UK-based company, NextGen Health Solutions. So I'm an Android engineer over there. Apart from it, I founded a like startup which is basically for hostels. So आप लोगों की तरह जो भी लोग यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल्स में रहते हैं, अगर कोई लोग प्राइवेट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके अपने हॉस्टल्स नहीं हैं, तो हमारा स्टार्टअप जो है वो उन मतलब स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करता है कि ऑनलाइन जो भी हॉस्टल है वो सर्च कर सके इजीली। तो hosting.pk वेबसाइट है और ऐप है, अगर किसी को इस बारे में देखना है तो आप वहाँ से जाके हॉस्टल्स की डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, अभी आई थिंक आई शुड स्टार्ट द इवेंट। Yes, Munib bhai, we can start now. People will join later on. Okay. Okay, let's. I think I should share my screen. Okay, आप लोगों को नजर आ रही है मेरी स्क्रीन? Yes, it's visible, Munib bhai. Okay. Yes, sir. ओके, सो आज हमारा हम जो कोटलिन को देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में हम लोग स्टार्ट कैसे कर सकते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा कि जो भी आप लोग स्टूडेंट हैं, जो भी अभी एंड्रॉयड डेवलपमेंट में एंटर होना चाहते हैं, तो वो कैसे अपने आप को स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉयड डेवलपमेंट से। तो हम लोग उसके लिए कोटलिन को पहले देखेंगे। आप लोगों ने लैंग्वेज कोई ना कोई पढ़ी होगी, जावा या C++। तो हम उसको कोटलिन में देखेंगे, कोटलिन में क्या डिफरेंसेस हैं और एंड्रॉयड में कोटलिन क्यों यूज़ होती है। ठीक है, तो कोटलिन से हम स्टार्ट करेंगे, फिर आगे मैं आपको एंड्रॉयड के बारे में जो भी उसकी लेआउट्स हैं, उसकी लाइफ साइकिल हैं, उसके अंदर ऐप बनाएंगे हम, तो कुछ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे और ट्राई करूंगा कि जितनी मैं आपको जितनी टाइम हमारे पास कम है लेकिन स्टिल मैं आपको कोशिश करूंगा कि जितना समझा सकूं। सो स्टार्ट करते हैं हम कोटलिन से। मैंने पहले भी अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। अगर किसी ने कांटेक्ट करना है तो काइंडली मुझे लिंक्डइन पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा ईमेल भी लिखा हुआ है, आप इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, आपने पूछना हो एंड्रॉयड से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। कोई गाइडलाइन चाहिए हो कुछ कि कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, तो मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारी हैं कि वी विल लर्न द एसेंशियल्स ऑफ कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम एंड्रॉयड ऐप बनाएंगे, एंड्रॉयड डेवलपमेंट को मैं आपको बताऊंगा। तो बाकी मैं आपको कुछ रिसोर्सेज भी दूंगा जिससे आप जो है अपनी जो लर्निंग है उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। हमारे पास कुछ गूगल की प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जाके आप कोटलिन सीख सकते हैं और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के टास्क होंगे जो कि आप कर सकते हैं। आप उनको करेंगे तो उससे आपकी लर्निंग में आप सीखेंगे वहाँ से। उसमें टास्क बेस्ड सारे प्रोग्राम्स होंगे जो आप करेंगे, तो आपको बैजेस मिलते हैं और आपकी जो ग्रोथ है वहाँ से हो सकती है। आप लोग सारे स्टूडेंट्स हैं तो ऑब्वियसली प्री रिक्विजिट्स जो है हमारे पास, आपने ऊप लैंग्वेज आनी चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग की नो हाउ है, होनी चाहिए, कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास। हम आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी, मुझे थोड़ा सा आइडिया दें। आप लोगों ने कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, किसी की कोई फेवरेट लैंग्वेज है तो उस बारे में बताएं, और
क्यों है उसकी रीज़न भी अगर बताएं। हमारे माइक्स ओपन है ना सबके जी? अच्छा, माइक सब अपने ओपन कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस ख्याल करें कि ठीक है। पीछे बैकग्राउंड नॉइज वगैरह ना हो। हाँ बस मैं इसीलिए पूछ रहा था आपसे, तो अगर लाइक आप इनपुट देना चाहते हैं आप लोगों ने कौन सी पढ़ी मुझे, ताकि अंदाज़ा हो जाएगा, फिर मैं उससे रिलेट कर सकूँगा। अच्छा मुनीब भाई, मैं पर्सनली अपना बता देता हूँ। मैं करेंटली जो है मेरा 7th सेमेस्टर है और मैं इस टाइम पे एक तो फ्लटर पे काम कर रहा हूँ। मेरा फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट है वो फ्लटर में है। ओके ओके ग्रेट। और उसके अलावा जो है बेसिकली मैं वेब में भी काम करता हूँ, फ्रंट एंड बैक एंड दोनों पे। सही। और साथ में हाँ उसके अलावा मैं एंड्रॉइड की एप्लीकेशन भी आजकल बना रहा हूँ और अभी मैंने कॉटलिन स्टार्ट किया। ठीक है। ओके गुड। और कोई कोई तो कुछ इनपुट देना चाहता है? अच्छा मुनीब भाई, एक सवाल आया है क्वेश्चन आंसर सेशन में कि डिफरेंस बिटवीन फ्लटर एंड कॉटलिन, व्हिच वन इज बेटर? मैं इसके इसके लिए ना फिर हम ऐसा करते हैं, एंड पे डिस्कशन कर लेंगे थोड़ी सी ठीक कि है। कौन सी बेटर है, क्योंकि अभी आप लोगों के क्वेश्चंस होंगे इस तरह के काफ़ी सारे। अभी एक काम करते हैं, एक बार सेशन जो है हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं, एंड पे जाके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप देख लें अपने पास, जो भी अगर कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो अपने पास लिख लें, फिर एंड पे हम ठीक है। क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। ठीक है? ठीक है। ठीक है मुनीब क्योंकि अभी भाई। मैं कुछ कहूँगा तो वो हो सकता है आपको रेलेवेंट ही ना लगे, आप अगर किसी को नहीं पता एंड्रॉइड डेवलपमेंट का भी कुछ। ठीक है, चलें ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम कोटलिन को स्टार्ट करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसकी किस तरह से उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। तो कोटलिन मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि गूगल ने लाइक एंड्रॉयड के लिए स्पेशलाइज की हुई है। ठीक है, और इसके अंदर जो भी इसकी डेफिनेशन उन्होंने ये लिखी हुई है कि डेवलपर को मोर प्रोडक्टिव करती है, और ऑब्वियसली करती भी है। ये आपको आगे अभी देखते हैं कि क्या उसके बेनिफिट्स हैं। तो बेनिफिट्स ये हैं कि एक्सप्रेसिव और कंसाइज है। अगर आप लोगों ने जावा पढ़ी हुई है या सी प्लस प्लस पढ़ी हुई है तो उसके अंदर जो कोड आप लिखते हैं, अगर वो फॉर इंस्टेंस उसमें 5-10 लाइनें लिखनी पड़ती हैं, तो कोटिन के अंदर एक तो लाइंस कम हो जाती हैं और एक्सप्रेसिव है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी आज़ादी है लाइक सिंटेक्स के हिसाब से, और बहुत सारी चीज़ें जो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं, कम लाइन ऑफ कोड में कर सकते हैं वही रिजल्ट अचीव जो कि आप जावा में या किसी और लैंग्वेज में ज़्यादा कोड लिख के कर सकते हैं। इसी तरह सेफर कोड है। सेफर कोड मतलब इसमें लीकेजेस नहीं होती, मेमोरी लीकेजेस नहीं होती, कोटलिन इसको अवॉइड करती है। सिंटेक्सली में वहीं पे आपको एरर दे दिए जाते हैं अगर ऐसा कोई वहाँ पे इशू हो, लाइक कोई ऑप्शनल वैल्यू है कोई और उसको आपने फिक्स किया हुआ है तो वहीं पे एरर आएगा कि ये आपकी ऑप्शनल वैल्यू हो सकती है। खैर इसको जब डिटेल में आप देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि इसका क्या मतलब है। फिर इंटरपोरेबल विद जावा है, इसका मतलब ये है कि लाइक जावा और कोटली जो है ना आपस में एक्सचेंजेबल है। अगर आप जावा का कोड लिखते हैं और उसको कन्वर्ट कर सकते हैं आप, एंड्रॉयड स्टूडियो का जो आईडीई है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट सपोर्ट है एंड्रॉयड और जावा और कोटलिन को आपस में एक्सचेंज करने की। फॉर एग्जांपल आपका कोड जावा में है तो आप उसको एक तो एंड्रॉयड कोटलिन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी कोटलिन की फाइल है तो आप उसमें जब जावा का कोड पेस्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, एक तो ये। दूसरी ये बात है कि आपका जावा जो कोड है लाजमी नहीं है कि आपकी जो ऐप है वो सिर्फ कोटलिन में ही हो। अगर आप उसको जावा में कुछ आपने पार्ट लिखा हुआ और कुछ कोटलिन में लिखा हुआ है तो वो दोनों लैंग्वेजेस जो हैं वो चल जाएंगी एक ही ऐप के अंदर। तो एक ही प्रोजेक्ट के अंदर, एक ही ऐप के अंदर आपके डिफरेंट मॉड्यूल्स डिफरेंट लैंग्वेज में हो सकते हैं जो कि जावा या कोटलिन हो सकती है। फिर स्ट्रक्चर्ड है, इसके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, वो कंकरेंसी उसमें कोटलिन में है जो कि बाकी लैंग्वेजेस में एज सच नहीं है। अच्छा, अब एंड्रॉयड डेवलपमेंट आज से कुछ साल पहले की बात की जाए करूँ तो एंड्रॉयड डेवलपमेंट जो थी वो सिर्फ जावा उसको सपोर्ट करता था, जावा मतलब उसमें थी। लेकिन अभी 2 साल कुछ अरसे से एंड्रॉयड जो है वो कोटलिन फर्स्ट हो गई है। मतलब गूगल ने कोटलिन को एज अ एंड्रॉयड डेवलपमेंट की फर्स्ट लैंग्वेज उसको बनाया है कि अब जितनी भी जो भी सपोर्ट होगी, जितनी भी सब कुछ होगा गूगल की तरफ से वो कोटलिन के लिए आएगी। कोटलिन डायरेक्टली सिर्फ उसके लिए हो गई है। जावा अभी भी यूज़ होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो ऑब्वियसली डेप्रिशिएट हो जाएगी और उसको यूज़ नहीं किया जाएगा एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, लेकिन स्टिल वो होती है क्योंकि अभी चेंज हो रहा है चीज़ें, तो आहिस्ता आहिस्ता वो उसको ख़त्म हो जाएगी जावा एंड्रॉयड में। अच्छा, अब आ जाते हैं हम कोड की तरफ से। बेसिक से कोड हैं कुछ लिखे हुए हैं जिसको जो कि आपको देख के समझ आ जाने चाहिए। अब ये मुझे अगर कोई आप में से कोई देख के बता सकता है कि ये कोड क्या करता है, क्या आपके ख्याल में ये कोड जो लिखा हुआ है क्या कर रहा होगा? सर एक मैसेज प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। हाँ,
तो बेसिकली मे बी प्रिंट मैसेज प्रिंट कर रहा है और हेलो वर्ड कर रहा है। अब अगर आप लोगों ने, अब मुझे आप अंदाज़ा थोड़ा सा बताएं कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस, अब मुझे अंदाज़ा नहीं है ना, तो मैं उस वजह से फिर अगर मुझे पता हो तो फिर मैं शायद उससे रिलेट कर दूं कि इस लैंग्वेज में ऐसे होता है, तो इसमें लाइक जिस तरह प्रिंट किया अब आप ये देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे जावा की एग्जांपल दे देता हूँ। ये जावा जो होती है उसके अंदर जब भी आपने इस तरह हेलो वर्ड प्रिंट करना हो तो उसके लिए आपको पूरा एक मेन मेथड लिखना पड़ता है। अगर आपने मेन मेथड के अंदर आप पूरे उसकी को लाइक एक काफ़ी सारी लंबी स्टेटमेंट है जिसके थ्रू मेन आपका मेन मेथड इनिशियलाइज होता है, उसके अंदर आप जाते हैं, फिर जाके आप फिर इंपोर्ट करते हैं, फिर आप प्रिंट करते हैं। खैर, तो वो अब वो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल बेसिक है, ये 2 लाइनों का कोड है, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो वही जो है कंसाइज इतना नहीं है जितना इसके अंदर है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, एंड इसके अंदर फंक्शन बनाना, ये फंक्शन है, एक फंक्शन है मेन फंक्शन, और उसके अंदर एक प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड को। अब ये जो अगर आपने फंक्शंस पढ़े हो तो फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए कोटलिन के अंदर fun का कीवर्ड यूज़ करते हैं, और उसके आगे उसका जो भी फंक्शन है उसका नाम, और अगर पैरामीटर्स पास करने तो वो करते हैं, और उसके बाद उसको प्रिंट करने के लिए उसके अंदर जितनी भी कमांड्स हैं वो उसकी ब्रैकेट्स में आ जाती हैं। तो बेसिकली अगर देखें इसके अंदर सिर्फ एक आपको जो समझने की चीज़ है कि फंक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, और बाकी तो लाइक आप अंडरस्टैंडेबल है। तो फंक्शन के लिए fun का कीवर्ड यूज़ होता है, ये हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, ये वाला कोड हमारे पास। ठीक है, अब इसमें नोटिस क्या किया, अभी आपने मुझे कहा बताया कि प्रिंट की, हाँ ये प्रिंट कर रहा है, ये मेन फंक्शन है, ये फंक्शन है कोटलिन का जो कि क्या कहते हैं प्रिंट कर रहा है हेलो वर्ल्ड को। तो बाय बेसिक सी चीज़ है जो सबसे पहले जब भी कोई हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हैं सबसे पहले हेलो वर्ल्ड करते हैं, तो वो लाइक उसमें हमने ये कर लिया। खैर, अब आते हैं हमारे पैरामीटर्स एंड रिटर्न टाइप्स की तरफ। कोटलिन में पैरामीटर्स जो हैं वो कैसे डिफाइन करते हैं और रिटर्न टाइप्स कैसे देते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए, देखें आप, एक फंक्शन है ऐड का, हम 2 नंबर्स हैं उनको ऐड करना है, और हमने रिटर्न टाइप जो है वो भी एक नंबर भेजना है वापस, जो कि रिटर्न उन दोनों को ऐड करके रिटर्न वापस करेगा। तो हम कर क्या रहे हैं कि हमने ऐड का फंक्शन बनाया, उसके अंदर हम 2 पैरामीटर्स ले रहे हैं, ए और बी। ठीक है, अगर आप ये ए और ये बी है। अब आप यहाँ पे गौर करें कि ए के बाद उसकी डाटा टाइप डिफाइन की गई है, जो कि कोलन्स लगाने के बाद उसकी डाटा टाइप बताई गई है कि ये इंटीजर होगा, ए की जो भी डाटा टाइप है वो इंट होगा। इसी तरह बी की दी गई है। किसी और लैंग्वेज में, मुस्लिम लैंग्वेज में पहले, जावा के अंदर पहले इंट लिखते हैं, आगे आप वेरिएबल का नाम लिखते हैं, फिर आप आगे उस करते हैं। मोस्टली क्या कहते हैं कोटलिन के अंदर हमेशा वेरिएबल पहले आता है और फिर उसके बाद उसकी आप डाटा टाइप लिखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिटर्न टाइप कहाँ पे है, ये आप अगर देखें इंटीजर जो सबसे एंड पे लिखा हुआ है वो भी कोलन्स के बाद, मतलब आपने एक फंक्शन डिफाइन किया, उसके अंदर पैरामीटर्स पास कर दिए, पैरामीटर्स पास करने के बाद आप उसको रिटर्न टाइप बाद में बता रहे हैं। ठीक है, तो आप बाद में ये बता रहे हैं कि इसकी जो रिटर्न टाइप होगी या होनी चाहिए वो इंटीजर होगी, और अंदर आप फिर उसकी ऑपरेशन पूरा कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं आप ए और बी को ऐड करके। तो ए और बी ऐड हो रहे हैं और रिटर्न जा रहे हैं यहाँ पे इंटीजर में। जब भी कोई इस फंक्शन को ऐड करेगा, इसको कॉल करेगा, तो ए और बी पास करेगा और रिटर्न में एक्सपेक्ट करेगा कि वहाँ पे उसको एक इंटीजर मिल रहा है जो कि इन दोनों को ऐड कर रहा है। ठीक है, अच्छा, अब ये देखें यहाँ पे इंटीजर है, ये इंटीजर का मतलब ये है कि ये इसकी रिटर्न टाइप है। रिटर्न टाइप मतलब कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिटर्न में हमें इंटीजर मिलेगा। इसी तरह हमारे पास मेथड्स होते हैं जो कि जिनमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होती, उनको अगर जावा में मैं बात करूं, क्योंकि उसमें वॉइड का मेथड कीवर्ड यूज़ होता था कि जावा आप वॉइड कीवर्ड के थ्रू जो है बताते थे कि ये जो हमारा फंक्शन है या ये मेथड है, ये रिटर्न टाइप कोई नहीं दे रहा, और आप इसके अंदर जो भी ऑपरेशन है इसी के अंदर परफॉर्म होंगे। अब कोटलिन के अंदर भी अगर आपकी रिटर्न टाइप कोई नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप जो भी आपने फंक्शन बनाया है उसके आगे आप कॉलन लगा के यूनिट लिख सकते हैं। ठीक है, आप यूनिट लिखेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि ये जो फंक्शन है इसमें रिटर्न टाइप कोई नहीं आएगी, तो इस वजह से आप यूनिट लिख सकते हैं, या फिर इसका दूसरा अल्टरनेट ये है कि आप कुछ भी ना लिखें। अगर आप कुछ भी नहीं लिखेंगे तब भी वो फंक्शन जो है उसकी रिटर्न टाइप कोई नहीं होगी, वाइड फंक्शन टाइप वाइड टाइप का होगा। तो इस वजह से आप ऐड यहाँ पे देखें कि यहाँ पे रिटर्न टाइप है, यहाँ पे हमने बताने के लिए मैंने यहाँ पे लिखी हुई है कि ये आपको समझ आ जाए कि अगर हमने रिटर्न टाइप जो है नहीं हमारे फंक्शन की है तो हम उसको यहाँ पे एज ए यूनिट लिख सकते हैं, या फिर हम एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं उसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पे आ गए कि हमारे वेरिएबल्स हैं और इम्यूटेबल वेरिएबल्स हैं और इम्यूटेबल वेरिएबल्स हैं।
यहाँ पे आप फ़र्क देखें, म्यूटेबल और इम्यूटेबल में बेसिकली फ़र्क ये है कि जो म्यूटेबल वेरिएबल्स हैं वो हम लोग उसको तब डिफाइन करते हैं जब हमें पता हो कि उनकी वैल्यू जो है वो आगे जाके हम चेंज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे उसने एक वेरिएबल बनाया हुआ काउंटर जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है और वो 5 वैल्यू है उसकी। आगे प्रोग्राम में जाके आगे कहीं पे वो उसको चेंज करता है, काउंटर को 6 करता है या 7 करता है, तो इस वजह से उसको वेरिएबल बना उसने वार लिखा है। यहाँ पे देखिएगा कि इसके जो कीवर्ड है वो वार यूज़ हो रहा है, VAR। इससे जो कोटिंग है उसको पता चलता है कि ये वेरिएबल जो है ये म्यूटेबल टाइप का है और ये चेंज हो सकता है। ठीक है, इसी तरह इम्यूटेबल के लिए VAL कीवर्ड यूज़ करते हैं। वार लिख के हम नेम लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं और ये डाटा टाइप लिखी हमने और उसके आगे वैल्यू पास कर दी। अब क्योंकि हमें पता था कि इसके अंदर इस प्रोग्राम के अंदर हमने आगे जाके इस नेम की वैल्यू को चेंज नहीं करना, तो हमने वैल जो है वो डिफाइन किया। ठीक है, ये स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेड इसलिए होता है कि इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स होते हैं। लाइक अगर वैल होगा तो एक तो मेमोरी लीक्स नहीं होती, इस तरह की चीज़ें कि जो प्रोग्राम है जो भी कोडलिन है उसको पता होता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं होनी, वो फिक्स कर देती है। इसी तरह रिकमेंडेड ये होता है कि अगर आपको पता हो कि आपने वैल्यू इसकी आगे जाके चेंज नहीं करनी है तो आप उसको वैल में यूज़ करें, और अगर आपको ज़रूरी नहीं है तो फिर मतलब कोशिश करें कि वैल यूज़ करें अगर आपको उस चीज़ का पता है। बाकी अगर चेंज कर उसको उसमें चेंजेस आएंगे, काउंटर को इस तरह की चीज़ है तो फिर आप उसको वार यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब व्हाट्स इंटरेस्टिंग अबाउट दिस वेरिएबल डिक्लेरेशंस। अगर आप इन वेरिएबल्स को देखें तो जो वेरिएबल्स डिक्लेयर हुए हैं यहाँ पे, मुझे देख अगर आप में से कोई बता सकता है कि इन दोनों में क्या ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लाइक इसमें क्या ऐसा है कि जो मतलब बाकी लैंग्वेजेस में अभी तक आपने नहीं देखा है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का डिफरेंस है दोनों में, एक म्यूटेबल है और एक इम्यूटेबल। हाँ बिल्कुल है। इसके अलावा कुछ नज़र आ रहा है किसी को तो बताएं। इसकी जो डेटा टाइप है एक्सप्लिसिटली बताइए। हाँ, इसकी देखें कोटलिन के अंदर जो भी डाटा टाइप्स होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम डिफ़ाइन करें। अगर हम डिफ़ाइन नहीं करते इट्स ओके, क्योंकि जो आपकी कोटलिन है वो ऑटोमेटिकली इंटरप्रेट कर लेती है कि किस टाइप का वेरिएबल जो है जो आगे वैल्यू है वो असाइन की गई है। अगर आपने var बनाया, लेंथ बनाई है, उस लेंथ बनाया और आगे आपने 5 लिख दिया तो वो खुद ही इसको जज कर लेता है कि इसकी जो लेंथ है ये इसकी डाटा टाइप इंटीजर है। ठीक है, तो इसमें आपको डाटा टाइप लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अनटिल अनलेस कि आपने फिक्स करना हो, खुद आपको पता हो कि यार ये फिक्स लाजमी करना है तो आप लिख दें, वरना आप डायरेक्टली अगर वार बना के आगे लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये लेंथ इज इक्वल टू 5 ना होता और लेंथ इज इक्वल टू ABC होता और वो स्ट्रिंग होती, तो भी ये प्रोग्राम चलता और उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता कि ये जो वेरिएबल है ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो ये लाइक कोटलिन में एक डिफरेंट चीज़ है बाकी डिफरेंट पुरानी लैंग्वेज से, लाइक जावा हो गई या C++ हो गई। अब आते हैं इसके इफ़ कंडीशंस के ऊपर। बिल्कुल वैसे ही लगती हैं जैसे बाकी सब लैंग्वेजेस में लगती हैं। इसमें आप इफ़ लिखेंगे, आप कंडीशन लगाएंगे और उसके बाद प्रिंट कर देंगे, एल्स इफ यूज़ करेंगे इसी तरह। अब ये आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे, इफ़ की कंडीशन है, फिर एल्स इफ है, फिर एल्स है, तो जो भी जिस कंडीशन को पूरा करेगा वो उसमें वो वाली चीज़ प्रिंट हो जाएगी। कोटलिन में इसका अल्टरनेट होता है एक, अगर स्विच स्टेटमेंट्स आपने पढ़ी हो, स्विच स्टेटमेंट्स में क्या होता है कि कोई एक केस होता है आपके पास। ठीक है, आप एक्स, अब यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको व्हेन का मतलब ये है कि एक स्विच स्टेटमेंट है कोटलिन के अंदर जिसके अंदर आप एक वेरिएबल एक्स पास कर रहे हैं। एक्स पास करने के अंदर आपने उसके केसेस बनाए हुए हैं। अगर 0 होगा तो एंड गेम वाला मेथड कॉल करो, अगर 1 एक्स की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, अगर एक्स की वैल्यू 1 होगी तो मूव नेक्स्ट करो, और अगर 2 है तो स्किप टर्न करो। ये इफ और एल्स का इक्विवेलेंट है, स्विच स्टेटमेंट्स यूज़ करते हैं हम। तो कोटलिन में इसकी जो सिंटैक्स है वो ऐसे होता है कि आप व्हेन लिखते हैं और आप उसको जो आपका वेरिएबल है वो पास करते हैं और उसके बाद आगे आप केसेस बना देते हैं, उसकी बेस पे डिसीजन हो जाता है। ठीक है, अब इसमें आप देखें, अब हम क्लासेस की तरफ, बेसिक्स मैंने आपको कुछ बता दें। क्लासेस में आते हैं तो क्लासेस का आपको पता ही होगा कि क्लास क्या होती है, क्यों बनाते हैं। अब यहाँ पे क्लास हमने बनाई हुई है, एक स्केयर क्लास बनाई हुई है। ठीक है, उसके अंदर आप देखें, अगर गौर करें, क्लास का वेरिएबल यूज़ किया हुआ है, स्केयर हमारी क्लास का नाम है। हमने क्लास जैसे ही बनाई है, हमने दो पैरेंथेसिस लगे हुए हैं और उसके अंदर एक वेल साइड डिफाइन हुआ है जिसकी डाटा टाइप इंट है। ठीक है, ये हमारी क्लास है। क्लास के आगे हमारे पास क्या है, ये हमारा
क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर है जो कि डायरेक्टली हम लोग कोटलिन में जब भी क्लास बनाते हैं डायरेक्टली उसके आगे वैल्यूज पास कराते हैं, तो हम वो कंस्ट्रक्टर उसको कंसीडर करते हैं। मतलब अगर आपने कंस्ट्रक्टर बनाना है तो आप क्लास जैसे डिफाइन करेंगे वहीं पे आगे उसके पैरामीटर्स दे देंगे जैसे आप फंक्शंस में देते हैं, ठीक है। बाकी लैंग्वेजेस में आगे अंदर जाके आप कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जावा के अंदर आप दोबारा जाके क्लास का नाम लिखते हैं, फिर उसके अंदर वेरिएबल्स पास करते हैं, तो वो एज अ कंस्ट्रक्टर उसको वो करता है। ठीक हो गया। इसी अब इसको नीचे अगर मैं आपको कोड दिखाऊं तो वो उसको एक क्लास को जो आपने बनाई हुई थी उसको उसका ऑब्जेक्ट बनाया उसने, ऑब्जेक्ट के अंदर उसने सिर्फ वैल्यू पास की है साइड की। जैसे साइड की वैल्यू पास की और प्रिंट किया तो वो उसको 10 प्रिंट करेगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो उसने एक साइड पे वैल्यू दी हुई है 10, ये आपको अगर यहाँ पे नज़र आ रहा हो तो ये 10 जो हमने वैल्यू पास की ऑटोमेटिकली इस साइड को साइन हो गई। और एस डॉट साइड जब किया है ना, हमें और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि साइड जो इक्वलाइज करना वैल्यूज़ को। मतलब अगर आप लैंग्वेजेस में करें तो जो भी हम पैरामीटर पास करते हैं कंस्ट्रक्टर में उसको हम जो क्लास के अंदर हमने बनाए होते हैं वेरिएबल्स उनके इक्वल करना पड़ता है ताकि उसकी वैल्यू उसमें चली जाए। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने पास किया, जैसे ही पास किया ऑटोमेटिकली जो साइड है वो इसके अंदर एक्सेसिबल हो गया स्क्वायर के अंदर। और आप उसको अगर आप प्रिंट करेंगे बाहर से एस डॉट साइड किया आपने तो आपके पास वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा मुनीब भाई, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे इंटरप्ट करूँ, सवाल एट द एंड ऑफ द सेशन लेंगे या अभी लेना चाहेंगे? बताएं, पूछें। अच्छा, एक सवाल आया है जैन शहजाद की तरफ से। सर, वी आल्सो डोंट नीड टू डिफाइन डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन पाइथन जस्ट लाइक कोटलिन। इज देयर एनी समथिंग यूनिक अबाउट कोटलिन एंड पाइथन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल असाइनमेंट, या दोनों जो है वो सेम है? सेम का मतलब मुझे क्वेश्चन की समझ नहीं आई, दोबारा बताएं एक दफ़ा। मुनीब भाई, सवाल ये है कि जो बेसिकली डेटा टाइप्स होते हैं, जो हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं पाइथन में करते हैं या कोटलिन में करते हैं, जी तो इसमें जो वेरिएबल असाइनमेंट यूज होती है वो दोनों सेम है या फिर डिफरेंट है? देखिए पाइथन में भी आप लोग डेटा टाइप्स नहीं बताते, कोटलिन में भी नहीं बताते। जितनी भी नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ रही हैं उनके अंदर यही यूज़ हो रही है कि आप नहीं बताते। आप नहीं बताते ऑटोमेटिकली वो हो जाती है, इंटरप्रेट कर लेता है। तो इस मतलब अगर सेम है मुझे अब क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही, खैर, लेकिन हाँ सेम ही तरह है कि आप उसको डिफाइन सेम ही तरह करते हैं। मेरा ख्याल है अब मुझे एग्जैक्ट पाइथन पे मैं बहुत ज़्यादा काम तो नहीं किया, लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि पाइथन में आई थिंक सो के उसमें तो आप वेरिएबल भी नहीं आई थिंक शायद लिखते, डायरेक्टली आप बना देते हैं। मे बी गलत बता रहा हूँ, लेकिन खैर उसमें इतना है कि उसमें भी आप जो डेटा टाइप है वो डिफाइन नहीं करते। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है। आगे आ जाते हैं हम। कुछ कलेक्शंस हैं। कलेक्शंस ये होती हैं कि आपने अरे लिस्ट पढ़ी होगी, आपने लिस्ट पढ़ी होगी, आपने अरे पढ़ी होगी। तो इसके अंदर आप कैसे बनाते हैं, आप अरे कैसे बना रहे हैं कि आपने एक वेरिएबल बनाया है, आप उसके नंबर लिस्ट, आपने नम लिस्ट उसका नाम रखा है। उसके अंदर जब आपने अपने उसकी बनानी है अरे, तो आप क्या करेंगे, आप लिस्ट ऑफ करके उसके अंदर जितनी वैल्यूज आपने पास करनी है वो बना देंगे। ठीक है, 1 2 3 आपने पास किया तो वो एक फिक्स्ड अरे बन गई जो कि वैल आपने टाइप रखी हुई है। तो नम लिस्ट के अंदर 1 2 3 पड़ा होगा। जब आप नम लिस्ट 0 करेंगे तो आपके पास 1 प्रिंट होगा। फिर नंबर ऑफ सेट है, सेट में आपने कुछ वैल्यूज रख दी हैं 4 5 6, एक सेट बन गया जो कि उसके अंदर नम सेट के अंदर वेरिएबल में आप एक्सेस कर सकते हैं। फिर नंबर मैप है, की वैल्यूज़ का अगर कंसेप्ट आपको पता है, जो मैप होता है उसके अंदर की वैल्यूज़ के पेयर्स होते हैं। जो भी आपकी की होती है उसको एक वैल्यू साइन होती है, तो आप जब की को गेट करते हैं तो उसकी एक्चुअल में वैल्यू आ रही होती है। मतलब ए की वैल्यू 10 है, बी की वैल्यू 20 है, इसी तरह बी की वैल्यू 30 है। तो ये आप इसको लाइक इसमें इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। बाकी इसकी मैं आपको जो रिसोर्सेज दूंगा उसमें इस तरह के काफ़ी कोड्स हैं जो कि आपको नई डिफरेंट इसकी चीज़ें और भी बताएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, तो ये है कि उसमें आप और इसको लर्न कर सकते हैं डीपली कि क्या क्या इसमें चीज़ें हैं, अपना लाइक एक्सपीरियंस उसका हैंड्स अपने हाथ मतलब उस पर बेहतर करने के लिए। रिसोर्सेज की जो मैं बात कर रहा हूँ कि हम बेसिकली क्या आप कैसे इसको अपने आप को किस तरह कोटलिन के अंदर ज़्यादा बेहतर अपने आप को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, गूगल का अपना कोटलिन कॉन्स का एक प्रोग्राम है, आप ऑनलाइन उसका लिंक मैं यहाँ पे है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसमें आप जाएंगे तो आपके पास प्री डिफाइंड कुछ प्रोग्राम्स बने होंगे जो आपको एज अ टास्क देंगे, आपने वो कंप्लीट करने होंगे कोटलिन के अंदर लिखने के लिए। कोई आपको आईडी वगैरह कुछ नहीं चाहिए होगा, वहीं पे वेब के अंदर ही आपके पास एक बनी होगी जहाँ पे आप कोड लिख सकते हैं। जैसे ही आप उसमें कोड लिखेंगे, रन करेंगे, अगर उसका इनपुट सही आ रहा है तो वो उसके साथ मैच कर जाएगा, तो आपका वो टास्क पूरा हो जाएगा। इसके अलावा इसके पास क्या कहते हैं, इनका एक
फ्री प्लेग्राउंड भी है। प्लेग्राउंड में होता है कि एक पूरा आईडी वहाँ मिल जाता है, आप जिस तरह चाहें कोड करना, जो बनाना चाहें आप बना सकते हैं, अपनी मर्जी से लिखना चाहें जिस तरह भी, वो सारा कुछ कर सकते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर इंट्रोडक्शन ये अलग अलग उन्होंने दी हुई हैं चीज़ें कि कौन सी चीज़ के लिए किस तरह का कोड होता है। तो अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि ये इसके अंदर ये परफॉर्म करें, आप कोड लिखेंगे रन करेंगे तो वो सारा इसमें ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये प्लेग्राउंड है, प्लेग्राउंड के अंदर इसी तरह एक आईडी है, आप उसको यहाँ पे कोड लिखेंगे रन करेंगे तो आपका ये बेसिकली आपको कोटलिन से फेमिलियर कराने के लिए है कि इजीली आप इजीली समझ सकें, देख सकें कि कोटलिन में क्या चेंजेस हैं। ठीक है, साथ डॉक्यूमेंटेशन भी होगी, इसकी एग्जांपल्स भी होंगी वहाँ पे। अगर आपको कोई मसला आ रहा है, समझ नहीं आ रही, तो आप एग्जांपल्स में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी जो कोटलिन में किस तरह मतलब काम होता है, ये जो भी आप करना चाह रहे हैं, अचीव करना चाह रहे हैं। कोटलिन की मैंने आपको बेसिक कुछ चीज़ें बता दी। अब हम उसको एंड्रॉयड के साथ ना मर्ज करने की कोशिश करते हैं कि एंड्रॉयड के साथ जब वो करेंगे तो उसकी क्या वो कैसे होगी। एंड्रॉयड में जब आप लेके आते हैं कोटलिन तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, लेकिन एंड्रॉयड में और भी डिफरेंट चीज़ें लाइक डिज़ाइन जो है वो आपके XML में होते हैं। तो आप डिज़ाइन कैसे करेंगे, फिर डिज़ाइन को आप उसके साथ कैसे लिंक करेंगे, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो बाकी अगर आप लोगों का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है पहले किसी भी लैंग्वेज में, तो मेरा ख्याल है कि कोटलिन में कोटलिन को सीखना ऐसे मुश्किल नहीं है। कुछ दिन लगेंगे, आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कैसे डिफाइन करते हैं। बाकी एक्सपीरियंस की बात है, तो जितना आप उस पर काम करेंगे, जितने प्रोजेक्ट्स करेंगे खुद सीखने के लिए, तो उतनी आपकी ग्रिप बेहतर होती जाएगी। तो बाकी अब मैं ये लिंक है मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, स्लाइड्स भी शेयर हो जाएंगी, तो आप उसमें से देख सकते हैं। और अगर आपने वहाँ से अपना कंटिन्यू कर सकते हैं बैजेस वगैरह। अच्छा, इसमें आपने प्रोफाइल बनानी होगी गूगल की तरफ से, आप अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, बैजेस पे मिलते हैं आप लोगों को टास्क कंप्लीशन पे, तो उससे आपको पता चलता रहेगा मैंने कितनी प्रोग्रेस कर ली है और आगे किस तरह उसके क्या मैं किस तरह मूव फॉरवर्ड कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसमें 2 ट्रैक्स हैं। अगर आप न्यू टू प्रोग्रामिंग हैं तो उसके लिए बिल्कुल बेसिक से कोड एग्जांपल्स हैं जो आपने करनी होंगी। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो फिर उसके लिए थोड़ा डिफरेंट होंगी। और ये लिंक करता है फिर आपको एंड्रॉयड, ये जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लिंक करेगा, फिर आपको ये सारा एक कोटलिन बताने के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप में आपको एंड्रॉयड के साथ इसको कि किस तरह से हम एंड्रॉयड में यूज़ करेंगे इसको। ठीक है, ये कुछ उसकी बताएं कि अगर आप रन यहाँ से कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन यहाँ से रीड करेंगे, आंसर अगर आपने देखना है अपने कोड का तो यहाँ से देख सकते हैं, जो भी आपका आउटपुट आना चाहिए उसका। ठीक है, अब हम एंड्रॉयड की तरफ आते हैं। आई थिंक सो मतलब कोटलिन की मैंने कुछ बेसिक्स बता दी हैं, इतनी ही अभी मेरा ख्याल है ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि एंड्रॉयड में फिर डिफरेंट थोड़ी सी चीज़ें हो जाती हैं। जो भी प्रोग्रामिंग है उसके लिए यही चाहिए आपको, इफ़ कंडीशंस कैसे लगती हैं, वेरिएबल्स कैसे बनते हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो बाकी हम करते हैं अभी काम, तो आपको समझ आएगी बेटर। आप लोगों के पास एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको। पहले बहुत इश्यूज थे एंड्रॉयड स्टूडियो में इंस्टॉल करने में, अभी ऐसा इश्यूज नहीं आते। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे जाएंगे उनकी और जाके उसको डाउनलोड करें, उसके बाद रन करेंगे तो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा। मोस्टली चीज़ें खुद ही सेट हो जाती हैं, लेकिन स्टिल अगर कोई इशू आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर मैं कोशिश करूँगा कि कोई वीडियो आपके साथ शेयर कर दूँ, अगर किसी को कोई मसला हो रहा तो वहाँ से देख सकते हैं कि जिसमें पूरी इंस्टॉलेशन बताई हो। ठीक है, अब एंड्रॉयड स्टूडियो का पूरा मैं आपको दिखाता हूँ उसके बाद कि एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या क्या चीज़ें कहाँ पे होती हैं। फिर हमारे पास एमुलेटर होता है। एमुलेटर यूज़ होता है अगर आपके पास मोबाइल आपके पास फ़ोन नहीं है और आप टेस्टिंग करना चाहते हैं, आप ऐप बना रहे हैं कोई और आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो आप अपना एमुलेटर चला सकते हैं। उसके अंदर आपकी जो भी ऐप है वो चल जाएगी, रन हो जाएगी और टेस्टिंग वहीं पर हो जाएगी। तो वो है, उसमें एमुलेटर यूज़ होता है। आप इस हैशटैग के साथ अपना जो भी आपने आज लर्न करेंगे उसको शेयर कर सकते हैं ताकि लोगों तक जाए। ठीक है, आगे अब हम एंड्रॉयड पे आते हैं, तो मैं शुरू करता हूँ। पहले इसमें आज हम बात कर लेते हैं कि क्यों आप लोग बनाना, जो भी क्यों आप लोगों का इंटरेस्ट है कि एंड्रॉयड डेवलपमेंट में, एंड्रॉयड ऐप्स बनाने में क्यों इंटरेस्टेड है, क्यों बनाना चाहते हैं। कोई अपना इनपुट देना चाहे, कोई कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहे तो प्लीज़। आवाज़ आ रही है ना मेरी? जी जी मनीष भाई, बिल्कुल आवाज़ आ रही है। जी, मैंने कहा शायद। अच्छा, किसी ने सवाल पूछे तो अपना माइक बेशक ऑन कर सकते हैं। अच्छा मनीष भाई, एक सवाल आया है कमेंट्स में ही कि डाउनलोडिंग कंपोनेंट्स पे स्टक हो जाता है। जब हम कंपोनेंट्स डाउनलोड करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो में तो स्टक हो जाता है, तो हाउ कैन वी टैकल दैट?
देखें उसके लिए तो सबसे पहली बात तो ये है कि देख लें, स्पेस आपके पास होनी चाहिए। अगर कोई इस तरह का इशू आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, पहली बात ये मेक श्योर कर लें। फिर ये मेक श्योर कर लें आपका जो लैपटॉप है उसके अंदर इनफ स्पेक्स हों, क्योंकि ये भी मोस्टली मे बी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपके पास 8 GB रैम है तो मोर देन इनफ है स्टार्टिंग के लिए। बाकी ये है कि अगर कोई इस तरह का इशू आता है तो आप सर्च कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब पे देखें कोई वीडियोस में भी, वहाँ से आपको कोई सोल्यूशन मिल जाए। क्योंकि मैंने जितनी दफ़ा इंस्टॉलेशन की है या ऐसा इशू नहीं आता, अब नहीं आता बिल्कुल भी। पहले आया करते थे इश्यूज, अब जैसे ही आप डाउनलोड करते हैं खुद ही SDK डाउनलोड हो जाता है, सब कुछ खुद ही हो जाता है। स्टिल कोई इशू आपको आ रहा है तो आप सर्च करें गूगल पे, आप उसको इशू करें, मे बी कोई बग हो जिसकी वजह से वो आपका रिस्टार्ट हो जाता है, तो कोई ना कोई सोल्यूशन आपको मिल जाएगा वहाँ से। बाकी अगर नहीं समझ आ रही, आप मैंने मेल दिया, आप मुझे ईमेल करें, मैं देखता हूँ अगर मैं आपकी हेल्प कर सकूँ उसमें। अच्छा मनीष भाई, एक और सवाल है सर, हाँ जिनका कि डिफरेंस बिटवीन फ्लटर एंड कॉटलिन, जो कि मैंने स्टार्ट में पूछा था, आपने कहा था कि मैं लास्ट आंसर कर दूंगा। ठीक है यार, बता फ्लटर, अब बेसिक जो डिफरेंस है वो तो आप लोगों को पहले से ही पता होगा। अगर आप क्वेश्चन कर रहे हैं इतना तो पता ही होगा कि उसमें और उसमें फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है, एंड्रॉयड जो है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड्रॉयड की डेवलपमेंट एंड्रॉयड के लिए होती है स्पेसिफिकली, और जो फ्लटर है उसकी जो डेवलपमेंट है वो दोनों आप सपोर्टेड है वो। तो आप एक दफ़ा कोड लिखते हैं और वो उस पर रन हो जाता है। बेटर कौन सा है, ये एक बहस है, हम इस पर बात, मैं इसलिए कह रहा था कि एंट्री करेंगे ताकि फिर डिटेल में बात कर सकते हैं हम, ताकि इसको एक दफ़ा वाइंड अप कर लें। ठीक है उसके बाद मनीष फिर भाई, उस बिल्कुल पर, ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है। तो ठीक है, हम ऐसा करते हैं कि मैं अब आपको ना एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम आ जाते हैं कि एंड्रॉयड स्टूडियो में क्या है, किस तरह से होगा। जब भी आप फॉर एग्जांपल आपने एंड्रॉयड स्टूडियो इंस्टॉल कर लिया है तो सबसे पहले ऑटोमेटिकली एक प्रोजेक्ट आपके पास बना हुआ आ जाएगा, जो कि आपके पास लाइक ओपन हो जाएगा। आप उसको रन करेंगे तो होगा क्या कि आपके पास हेलो वर्ल्ड की एक ऐप आएगी। मैं उसको रन कर रहा हूँ, आप यहाँ से बटन देख रहे हैं, बटन है रन करने के लिए। मैं उसको सिर्फ रन करके आपको दिखाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि इसमें कहाँ कहाँ किस तरह की विंडोज़, इनका क्या क्या फीचर, मतलब मनीष मकसद भाई, क्या आप क्या अपना है। कोड थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं, ये जी मैं विजिबल कर नहीं सकता हूँ, है। जी 2 मिनट दीजिएगा। आई थिंक सो कि अब नज़र आ रहा होगा आपको। जी मनीष भाई, इट्स अब बेटर, क्लियर है? सही है, बिल्कुल ओके ठीक है। ओके, ठीक हो गया। अब मैंने कुछ भी नहीं किया, ये मैंने प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ था। जब आप करेंगे इंस्टॉल आपके पास बना होगा। अगर नहीं बना होगा तो उसके लिए बनाने का तरीका ये है कि आप ये जब भी एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन होगा, आप यहाँ पे एंड्रॉयड स्टूडियो में ऊपर जा सकते हैं, फाइल में न्यू में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, यहाँ से एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट कीजिएगा पहली दफ़ा, नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद फिनिश करेंगे तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। यहाँ पे आप नाम लिखेंगे प्रोजेक्ट का, फॉर एग्जाम्पल आप टेस्ट लिखते हैं, टेस्ट एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन लिखते हैं, ये उसका पैकेज नेम बन जाता है, ये उसकी लोकेशन बन जाएगी, लैंग्वेज बन जाएगी, ठीक है। लैंग्वेज आप जो सी मर्जी सेलेक्ट करें, वो चेंज भी हो जाती है बाद में, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप कोटलिन इसको सेलेक्ट करें, हम कोटलिन कर रहे हैं, और फिनिश करेंगे तो प्रोजेक्ट बन जाएगा। जैसे ही प्रोजेक्ट बनेगा कुछ उसका प्रोसेस होगा, कुछ वो फाइल्स डाउनलोड करेगा, जैसे ही वो डाउनलोड कर लेगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास इसकी प्रोग्रेस आ रही होती है। कंप्लीट होगा तो ये आपके पास इस तरह ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आपके पास प्ले बटन आ जाएगा, जो कि आपको आप उसको जब रन करेंगे तो आपके पास ऐप चल जाएगी एमुलेटर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर ऐप के अंदर कुछ भी नहीं है, जस्ट ऐप रन हुई है, और माय एप्लीकेशन में इसका नाम था, और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ है, ठीक है। अब आ जाते हैं कि हमारे पास इसमें एंड्रॉयड के अंदर क्या किस किस तरह की फाइल्स होती हैं, कहाँ कहाँ। अब एंड्रॉयड की वैसे बात कर लो तो ये जो आपका पेन, ये वाला एरिया है ना, ये जो मिडिल में नज़र आ रहा है, ये एडिटर के लिए होता है। इसके अंदर जितनी भी आपके कोड फाइल्स हैं, जितनी भी आपकी डिज़ाइन फाइल्स हैं, वो यहाँ पे शो होंगी, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट का बाहर प्रोजेक्ट है, इसके अंदर सारी आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स पड़ी होती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट फाइल्स के अंदर कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। फिर यहाँ पे रिसोर्सेज मैनेजर होते हैं। रिसोर्सेज मैनेजर का मतलब ये है कि जो भी आपने इमेजेस डालनी है, जो भी आपने फाइल्स डालनी है, कोई म्यूज़िक, कोई भी ऑडियो डालने हैं ऐप के अंदर, तो वो सारे आप यहाँ पे प्लेस करेंगे, ठीक है। इस तरह की ये बेसिक चीज़ें हैं। फिर अगर मैं प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँ तो मेरे पास एंड्रॉयड ऐप के, एंड्रॉयड के दो आपको यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे, एक फोल्डर्स कह लें,
एक होता है ग्रेडल स्क्रिप्ट्स का, एक होता है ऐप का। जो ग्रेडल स्क्रिप्ट्स हैं वो किस लिए यूज़ होती हैं? वो बेसिकली आपकी जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं, एंड्रॉयड की अपनी लाइब्रेरीज हैं, उनको इंक्लूड करने के लिए, उनको आपके कंप्यूटर के साथ, कंप्यूटर में लेके आने के लिए, उनकी जितनी भी फंक्शनैलिटीज़ है, जितनी भी उनका कोड है, वो लेके आने के लिए, आप प्रोसेसेस बिल्ड करने के लिए बेसिकली ग्रेडल यूज़ होता है। तो एंड्रॉयड में आप ग्रेडल यूज़ होता है। अगर आपने कोई एक्सटर्नल लाइब्रेरी लिंक करनी है तो आप फॉर एग्जांपल आपको कोई चीज़ ऐसी है जो कि आपने किसी और कंपनी या किसी और एसडीके में वो चीज़ पड़ी हुई है, अब वो आपने लेके आनी है उसकी फंक्शनैलिटीज़, तो आप उसको लिंक कर सकते हैं। तो अभी के लिए समझेंगे ग्रेडल जो है वो एंड्रॉयड को मैनेज करने के लिए यूज़ होता है। इसके अंदर जितने भी उसकी लाइब्रेरीज हैं उनको वो हैंडल करता है। खुद ही ये सारा कुछ हो जाएगा, आपको इसको भी इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है ऐसा चेंजेस करने की। आपके लिए जो चेंजेस करने की, जो भी सारा काम करने की जगह होगी, वो आपका ऐप इसके अंदर होगी। ठीक है, ऐप के अंदर आप अगर देखें तो यहाँ पे 2 मनीष फोल्डर्स भाई, है जी। ये साइड पैनल आप जरा जूम इन कर सकते हैं? ये जहाँ पे ये फोल्डर्स होते हैं, एप्लीकेशन के, रिसोर्सेज के, मैनिफेस्ट, ये आपको नज़र नहीं आ रहा ये आई थिंक काफी लोगों को विजिबल नहीं है। मुझे तो मसला नहीं है, तो डेस्कटॉप स्क्रीन थोड़ी है 2 तो विजिबल नहीं मिनट, है। इसको देखना पड़ेगा कैसे होगा। 2 मिनट दीजिए, मैं देखता हूँ। आई थिंक मुझे चेंज करनी पड़ेगी। अब ठीक है? हाँ मनीष भाई, मच बेटर, अब ठीक है। ओके ओके। तो यहाँ पे आपके पास 2 फोल्डर नज़र आ रहे हैं आपको। मैनिफेस्ट का फोल्डर है एक, और एक जावा का है। ठीक है, उसके बाद जावा जनरेटेड है, उसको आप अभी के लिए वो ऑटोमेटिक कोड होता है जो कि जनरेट होता है। फिर एक RES फोल्डर है, रिसोर्सेज। बेसिकली ये रिसोर्सेज है, और इसको शॉर्ट फॉर्म RES होती है एंड्रॉयड में। तो बेसिकली 3 मेजर चीज़ें हैं हमारे पास। एक मैनिफेस्ट है, फिर एक जावा है हमारे पास, और एक RES है। अब इनके अंदर होता क्या क्या है? सबसे पहले मैं आपको मैनिफेस्ट का बताता हूँ कि मैनिफेस्ट क्या चीज़ होती है। मैनिफेस्ट में हम लोग ये डिक्लेयर करते हैं कुछ। मैनिफेस्ट का मकसद ये है कि आपकी जो एप्लीकेशन है, इसके अंदर सारी इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनिफेस्ट के अंदर होगी। इसकी इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि इसकी क्या फीचर्स होंगे, इसके अंदर कितनी स्क्रीन्स होंगी, कितनी एक्टिविटीज़ होंगी। फिर इसके अंदर अगर कोई बैकग्राउंड सर्विस चलानी है हमें, तो वो यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, इसका लेबल क्या होगा, इस ऐप का नाम क्या होगा, आइकन कौन सा यूज़ करेगी। इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो हम मैनिफेस्ट की एक फाइल होती है एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml, उसके अंदर डिफाइन करते हैं। अब ये जो आप यहाँ पे अगर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कोड, तो ये कोड जो है, ये अगर आपको ये HTML के फॉर्मेट का है, लेकिन बेसिकली ये XML है। एंड्रॉयड में जितनी भी डिज़ाइन में या मैनिफेस्ट में जितनी भी जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब जो हैं XML के अंदर होती हैं। इसका मतलब लिंक, अगर इसमें टैग्स यूज़ होते हैं जिस तरह HTML में होते हैं, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक मैनिफेस्ट का टैग है, ओपन ऊपर यहाँ पे ओपन हुआ है वो, और नीचे वो क्लोज हो रहा है। इसी तरह एप्लीकेशन का टैग है, फिर एक्टिविटीज़ का टैग है। तो अभी के लिए इसके ये समझे कि इसके अंदर आप सारी डिटेल बताते हैं। यहाँ पे आप देखें, आपने बताया हुआ इसका आइकन कौन सा है, इसका लेबल कौन सा है, इसका राउंड आइकन कौन सा यूज़ करना है, फिर थीम कौन सा यूज़ करना है, फिर एक्टिविटीज़ कितनी है। जितनी एक्टिविटीज़ होंगी वो सारी आप डिफाइन करेंगे। तो मैनिफेस्ट का मकसद ये है कि आप बेसिक चीज़ें बताते हैं जो ऐप की फंक्शनैलिटी से अलावा होती हैं, जिसके अंदर सिर्फ ये बताया जाता है कि इसका नाम, लेबल, थीम, इस तरह की चीज़ें क्या क्या होंगी, वो सारी आप मैनिफेस्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक है, फिर हम आते हैं जावा के अंदर। जावा के अंदर आपको यहाँ पे ये कुछ आपको मिल रहे होंगे। अगर आप देखें, कॉम लिखा हुआ है, नेक्स्ट जेन माई एप्लीकेशन लिखा हुआ है, तो बेसिकली ये पैकेज नेम है। ये पैकेज नेम कौन सा है? जब हमने प्रोजेक्ट नया बनाया था ना, तो यहाँ पे आप देखें, जब मैंने नेक्स्ट किया तो यहाँ पे ये पैकेज नेम है। पैकेज नेम बेसिकली क्या चीज़ है? जब भी कोई एप्लीकेशन बनती है, पैकेज नेम उस ऐप का आइडेंटिटी होता है। जिस तरह आप ये समझ लें कि हमारा CNSE नंबर है, हर बंदे की अपनी एक आइडेंटिटी है, तो ऐप की अपनी आइडेंटिटी के लिए एक पैकेज नेम होता है जो कि यूनिक होगा। ठीक है, ये वाला जो भी पैकेज नेम हम रखेंगे, अगर मैं इसको आपको इस तरह समझाऊं कि जितनी भी प्ले स्टोर पे ऐप्स हैं, उन सब का अपना अपना यूनिक पैकेज नेम होता है, वो उससे आइडेंटिफाई होती हैं। नाम सेम हो सकता है एप्लीकेशन का, लेकिन पैकेज नेम हमेशा डिफरेंट होगा। तो अगर कोई एक ऐसी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे पहले से पड़ी हुई है, जिसका जो पैकेज नेम है वो वहाँ पे ऑलरेडी, और आप बनाते हैं और उसको अपलोड करने की कोशिश करते हैं, तो वो पैकेज नेम वहाँ पे होगा, तो अपलोड होगी नहीं, और फिर आपको अपना नाम चेंज करना पड़ेगा, यूनिक डिफरेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो
बेसिकली एक आइडेंटिटी है जिसके लिए यूज़ होती है। और ये सारे जो बने हुए हैं फोल्डर्स, ये भी वही फोल्डर्स हैं। यहाँ पे बस उनको अलग-अलग करके दिखाया गया है एंड्रॉइड में। यहाँ पे एक वो होता है, मैं इसको फ्लैटन कर देता हूँ। नहीं 2 मिनट रुकिएगा। हाइड एम्प्टी मिडिल पैकेजेस की इधर गया, ठीक हो गया। ये देखें, ये हमारा जावा है, उसके अंदर मेरे पास मेन एक्टिविटी आ गई। अब मेन यहाँ के इसके अंदर जावा के अंदर बेसिकली होगा क्या, इस फोल्डर के अंदर आपको अपने सारी कोड फाइल्स मिलेंगी। कोड फाइल्स मतलब आपकी सब क्लासेस बनेंगी। अभी के लिए आप ये समझें कि क्लासेस, स्क्रीन्स और एक्टिविटीज जो है ना वो एक ही चीज़ है। अगर मैं एक्टिविटी कह रहा हूँ तो मैं स्क्रीन, इसका मतलब ये है कि ऐप की कोई स्क्रीन है, ठीक है। और अगर मैं स्क्रीन मतलब क्लास कह रहा हूँ तो उसका भी है। अभी के लिए इन तीनों इनका मतलब आप एक ही समझें, हालांकि होता है अलग चीज़ें हैं, लाजमी नहीं कि सेम हो, लेकिन हर स्क्रीन की एक अलग से एक्टिविटी होगी, एक अलग से स्क्रीन का कोड होगा जो कि हमारे पास उसके उस फाइल के अंदर लिखा होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक ही स्क्रीन है अगर हेलो वर्ल्ड की, तो यहाँ पे मेरे पास एक ही फाइल है जिसके अंदर मैंने सारा कोड लिखा हुआ है। इसका जो भी इसकी डिज़ाइन से अलावा जितनी भी इसकी लॉजिक है वो मैं यहाँ पे कोड करूँगा, ठीक हो गया। इसी तरह मैं नई बनाऊंगा एक और स्क्रीन मुझे रिक्वायर्ड है ऐप में, तो फिर मैं एक और नई फाइल बनाऊंगा यहाँ पे जिसके अंदर सारा उसका कोड लिखा होगा, ठीक हो गया। अब ये इसके अंदर यहाँ पे कुछ ये भी इनको भी अभी आप ये समझेंगे ऑटोमेटेड ये क्रिएटेड कुछ है आपने, आपके लिए सिर्फ ये है कि जावा के अंदर आपका जो पहला जो भी आपका पैकेज नेम उसके अंदर जो भी कोड है वो आप उसके अंदर आपने चेंजेस करनी है, वहाँ पे आप करेंगे। फिर मैं आता हूँ रिसोर्सेज में। ये RES का फोल्डर है, इसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, ड्रॉएबल्स होते हैं, लेआउट्स होते हैं, MIP मैप होता है, वैल्यूज़ होती हैं। ड्रॉएबल के अंदर आप हम सारी वो चीज़ें डालते हैं ड्रॉएबल जो कि ड्रॉ होनी होती हैं, लाइक आपकी इमेजेस हो गई, आपके आइकन्स हो गए, आप सारा कुछ जितनी भी यहाँ पे चीज़ें हैं वो सारी यहाँ पे आप ऐड करेंगे। आपने कोई भी इमेज डालनी है, यहाँ पे बैकग्राउंड लगाना है, तो आप ड्रॉएबल के फोल्डर के अंदर उसको प्लेस करेंगे, ठीक है। उसको प्लेस करने के लिए क्या करेंगे, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं इसके अंदर। जब ड्रॉप करेंगे तो वो आपके यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएगी, फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी लगाने के लिए, ठीक हो गया। लेआउट्स क्या होती हैं, लेआउट्स वो चीज़ है जो स्क्रीन पे नज़र आती है। स्क्रीन पे यूज़र को व्यू होता है, यूआई कह सकते हैं, यूआई जो भी है वो लेआउट के अंदर आएगी। अब आप ये देखें कि जावा के अंदर जो भी आपकी कोड फाइल होगी उसकी एक लेआउट फाइल लाजमी होगी, ठीक है। अभी जो भी आपकी लेआउट है उसके लिए उसको आपको कोड चाहिए और कोड को एक स्क्रीन चाहिए, तो इन दोनों को आपस में लिंकेज होगा, ठीक है। हर एक क्लास के लिए हर एक हमारे पास स्क्रीन की यूआई होगी जो कि हमारे पास, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे शो हो जाती है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये स्क्रीन शो होगी जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे शो हो रही है, ठीक है। ये मेरे पास डिज़ाइन में शो हो रही है। अब इसके अंदर कैसे इसको कर सकते हैं वो उस पर भी आते हैं कि क्या हम क्या कुछ कर सकते हैं इसमें, डिज़ाइन कैसे करेंगे हम। फिर आते हैं हम MIP मैप होता है, इसके अंदर हमारे पास कुछ जो हमारा ऐप आइकन्स होते हैं वो पड़े होते हैं, ये सारे PNG में पड़े हुए हैं। ये हमने यहाँ पे डाल के फिर हम मैनिफेस्ट में डिफाइन करते हैं कि हमारा हम कौन सा आइकन यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप मैं दिखाऊँ आपको, ये आइकन देखें तो @MIP मैप IC लॉन्चर, ये IC लॉन्चर की फाइल्स पड़ी हैं मेरे पास, ठीक है। इसके बाद वैल्यूज़ हैं, कलर्स मैंने ऐप में को यूज़ करना है तो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगा, स्ट्रिंग्स कोई मैंने देनी है तो वो भी यहाँ पर दूँगा। फिर थीम्स है नीचे, वो भी मैंने देने हैं तो मैं यहाँ पर सारे डिफाइन करूँगा। ये थीम, जी जी जी, आपकी स्क्रीन स्टक थी, अच्छा ठीक हो गई, अभी तक स्टक थी स्क्रीन। आवाज़ आ रही थी, आवाज ठीक थी, स्क्रीन स्टक हो गई थी। दोबारा अगर कुछ पूछना है तो मैं बता सकता हूँ क्या, हाँ, कहाँ वो पे XML वाली तरह है, दोबारा दिखा दें जहाँ पे हम स्प्लिटिंग भी कर सकते हैं, कोड भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। ये देखें, ये रिसोर्सेज में लेआउट है, लेआउट के अंदर ये एक्टिविटी मेन की फाइल पड़ी हुई है जो कि हमारा डिज़ाइन फाइल है। ये देखें, अगर आप देखें ये हेलो वर्ल्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम का सेम वहाँ पे आ रहा है क्योंकि इस XML लेआउट को मैंने इस क्लास के साथ लिंक किया हुआ है। हर एक क्लास के लिए एक XML फाइल होगी, एक स्क्रीन फाइल होगी, एक लेआउट के अंदर एक फाइल बनाएंगे हम, उसको इसके साथ लिंक करेंगे। जब हम इसको इस एक्टिविटी को चलाएंगे मेन एक्टिविटी को, तो ये वाली स्क्रीन क्योंकि लिंक होगी तो ये नज़र आएगी UI में, ठीक है। अभी के लिए ये समझे कि हर एक क्लास में या हर एक एक्टिविटी, एंड्रॉयड में जो भी स्क्रीन नज़र आती है ना उसको हम एक्टिविटी कहते हैं। तो आप जो भी एक्टिविटी होगी उसके लिए एक लेआउट फाइल लाजमी होगी, ठीक है। फिर नीचे मैंने आपको बताया था ये लॉन्च हमारे लोग ऐप का जो आइकन है उसकी फाइल्स हैं, ठीक है। और नीचे वैल्यूज़ हैं, इसके अंदर कलर्स हैं और स्ट्रिंग्स हैं, हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं जो भी कलर्स देने बताने हैं। फिर थीम्स बता सकते हैं, ये आप देख रहे हैं ये जो माई एप्लीकेशन पर्पल नज़र आ रही है ये हमारी ऐप का थीम है, ठीक है। ये हम डिफाइन कर सकते हैं कि हमारी ऐप का थीम क्या होगा, ओके, ठीक हो गया। अब मैंने आपको ये बता दिया कि मतलब इसका फॉर्मेट किस तरह, फाइल्स कहाँ से देख सकते हैं। अब एक काम करते हैं, हम थोड़ा सा डिज़ाइंस की तरफ आ जाते हैं।
एकदम मैं स्लाइड्स में देख लूँ कि आप कुछ मिस तो नहीं कर रहे हम। हाँ, लेआउट्स पे बात करनी है हमने, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ तो आपको फिर ये मैं लेफ्ट साइड वाला रिमूव कर दूँ आप लोगों को, लाइक क्योंकि स्पेस कम है तो फिर आप लोगों को नज़र नहीं आएगा। ये लेफ्ट साइड वाला मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब मेरे पास ये एक एक्टिविटी ये वाली खुली हुई है और एक ये कोड खुला हुआ है। अब मैं इस पर चेंजेस करूँगा तो आपको ताकि नज़र आ जाए इजीली। यहाँ से मैं जूम वगैरह सारे कंट्रोल्स हैं मेरे पास। अब ये यहाँ पे आपकी अगर आपने डिज़ाइन किसी और सी शार्प में किया हो या कहीं पे, वहाँ पे भी ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, एंड्रॉयड में भी ड्रैग एंड ड्रॉप है और बैक एंड पे एक्सएमएल होती है। अब अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपको यूआई नज़र आ रही है उसकी। इसके अंदर हो क्या रहा है, एक हमने एक लेबल डाला हुआ है, टेक्स्ट डाला हुआ है जो सेंटर में है स्क्रीन के, और वो उसी तरह नज़र आ रहा है। यहाँ पे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करना तो ठीक है, आप यूं करेंगे और यूं लेके आएंगे, आपका वो यहाँ पे आ जाएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। लेकिन इसके बैक एंड पे ना, या आपका जो भी आपका फ्रंट डिज़ाइन है, इसके बैक पे कोड होता है, वो कोड एक्सएमएल में होगा हमेशा, ठीक है। एक्सएमएल में ऑटो जनरेटेड कोड होता है जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है एक्सएमएल के अंदर। तो अभी के लिए आप सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो इट्स ओके, लेकिन आपको आस्ता आस्ता खुद ही समझ आ जाए कि जो कोड है उसका क्या किस तरह होता है। कई चीज़ें होती हैं हमें, हम डिज़ाइन में अगर नहीं कर पा रहे होते तो फिर हमें कोड में जाके करनी पड़ती हैं, तो आस्ता आस्ता आपको समझ आ जाएगी। इसमें बेसिकली हो क्या रहा है, ये भी वही मैंने आपको बताया था कि इसमें टैग्स यूज़ होते हैं। ये लेक यहाँ पे आपको कंपोनेंट ट्री में अगर आप देखें तो एक लेआउट नज़र आ रही है, एक टेक्स्ट व्यू है, दो टेक्स्ट व्यू नज़र आ रहे हैं, जो एक मैंने अभी प्लेस किया, एक पहले से था। इसका अगर मैं कोड में जाऊं, ये मेरे पास एक कॉन्स्टेंट लेआउट बनी हुई है, ये देखें कॉन्स्टेंट लेआउट एंड्रॉइड एक्स डॉट कॉन्स्टेंट लेआउट डॉट विजेट डॉट कॉन्स्टेंट लेआउट। ये यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसका टैग ये ओपन हो रहा है और ये क्लोज हो रहा है। अब ये क्लोज हो रहा है, इसके अंदर फिर दो एलिमेंट हैं, एक टेक्स्ट व्यू ये है और एक टेक्स्ट व्यू ये है। कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ है जो यहाँ पे सेट हुई हुई हैं। इनको अगर मैं यहाँ पे कोड में देखूँ तो यहाँ पे है, जैसे लेआउट विड्थ है, उसकी हाइट है, उसके टेक्स्ट, उसका टेक्स्ट क्या है, फिर उसकी पोजीशन क्या है, ये इस तरह की चीज़ें। डिज़ाइन में भी मेरे पास ये सारी, और यहाँ पे राइट साइड पे एट्रीब्यूट्स के पोर्शन में मेरे पास सारी अवेलेबल है। मैं जिसको जिस तरह चेंज करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को चेंज करता हूँ और टेक्स्ट की ऊपर 1 2 3 करूँगा तो ये मेरा टेक्स्ट चेंज हो गया। मैं जब ऐप को रन करता हूँ तो मेरे पास ये चेंजेस जो हैं ऐप में भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे उसी वक्त, ठीक है। सबसे पहला स्टेप ये है एंड्रॉयड में कि आपको ना डिज़ाइंस की समझ आ जाए कि डिज़ाइंस कैसे करने हैं। डिज़ाइन करना आपको आ जाए कि मतलब एक्सएमएल में कैसे होगा, बटन कैसे बनेगा, इस तरह की चीज़ें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि पैलेट का एक मेरे पास ये कंपोनेंट ट्री के ऊपर पैलेट है। पैलेट के अंदर सारे ऑप्शन, सारे अवेलेबल यो कंपोनेंट्स हैं मेरे पास जो कि मैं प्लेस कर सकता हूँ। जैसे टेक्स्ट व्यू है, बटन है, इमेज व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, स्क्रॉल व्यू है, स्विच है, विजेट्स हैं, बट ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो ऐप्स में यूज़ होती हैं, ठीक है। इमेज बटन है, फिर मेरे पास चेक बॉक्सेस हैं, फिर मेरे पास रेडियो बटन हैं। मैं करूँगा क्या, मैं इसको ड्रॉप कर सकता हूँ, मेरे पास रेडियो बटन बन जाएगा। इस तरह आप उसको ना डिज़ाइन कर सकते हैं। अब मैं वापस आता हूँ कि डिज़ाइन तो हम कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइन के लिए हमें लेआउट्स चाहिए, ठीक है। लेआउट्स होना, लेआउट्स बहुत ज़रूरी हैं। लेआउट्स क्यों ज़रूरी हैं? लेआउट्स इसलिए ज़रूरी हैं कि लेआउट्स बताती हैं कि जो भी आपका कंपोनेंट है वो ऐप के अंदर किस तरह, किस जगह पोजीशन होगा, ठीक है। जो भी आपकी स्क्रीन है, जो भी आपकी यूआई है, उसके अंदर लेआउट्स बताएंगी कि कौन सा कंपोनेंट किस जगह पे आ रहा है। अगर आप लेआउट्स में ये देखें, मैं इसको अगर बड़ा करूं, यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो कि ये मेरा मोबाइल ऐप है, फिर लेआउट्स ये भी बताती है कि मोबाइल में कैसे चीज़ नज़र आएगी, टैबलेट में कैसी चीज़ नज़र आएगी। उसको अभी आप डिटेल में नहीं हम उसकी जाएंगे, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि लेआउट्स ये भी सारा हैंडल करती हैं। कि यहाँ पे आपको वर्टिकली चीज़ें नज़र आ रही हैं तो आप यहाँ पे हॉरिजॉन्टली भी हैं, वर्टिकली भी हैं, तो हम उसके अलग अलग लेआउट्स बनाते हैं बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब लेआउट्स होती क्या है? लेआउट्स के अंदर हमें बताएं, हम लेआउट्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो टाइप्स पे भी हम बात करते हैं कि क्या टाइप्स हैं, हर लेआउट का क्या फंक्शन है, किस तरह से है। और उनके अंदर असल में ये चीज़ें होल्ड करने के लिए होती हैं। होल्ड करने का मकसद ये कि इसके अंदर जो आइटम्स हैं वो किस तरह पोजीशन होंगे, और हर लेआउट का अपने अपने फंक्शन है, अपना अपना बिहेवियर है कि वो किस तरह की प्रॉपर्टीज होल्ड करती है। फ्रेम लेआउट, यहाँ पे 3 टाइप्स हैं बताई हुई। फ्रेम लेआउट क्या है? फ्रेम लेआउट एक लेआउट है जिसके अंदर सिर्फ एक आइटम, एक चाइल्ड जो है वो आ सकता है। यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे देखें फ्रेम लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू प्लेस किया हुआ है। टेक्स्ट व्यू होता क्या है? टेक्स्ट व्यू कोई सा भी एक ऐसा लेबल है जो यूजर को दिखाना है। हमने यूजर को बताना है कि भाई ये टेक्स्ट लिखा। फॉर एग्जांपल यूजर से हमने इन्फॉर्मेशन शो करनी है कि हेलो वर्ल्ड जिस तरह शो हुआ था, तो ये एक टेक्स्ट व्यू है जो कि प्लेस हुआ हुआ है। तो अब यहाँ पे फ्रेम लेआउट है, फ्रेम लेआउट के अंदर सिर्फ एक ही आइटम आएगा और वो टेक्स्ट व्यू आया हुआ है हमारा,
ठीक है। अब इसका यूज़ केस कैसे है, उसके लिए आपको थोड़ी सी आप इसमें अगर कुछ डिज़ाइंस देखेंगे अपनी लर्निंग के लिए, आप लोग डिज़ाइंस बनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि किस जगह पे कौन सी लेआउट लगेगी। एक्सपीरियंस के साथ आपको पता चल जाएगा। बहरहाल मैं अभी आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि समझा सकूँ। फ्रेम लेआउट है जहाँ पे हमें एक लेआउट के अंदर एक चाइल्ड चाहिए, हम फ्रेम लेआउट यूज़ करते हैं। हमें उसकी चीज़ों से बाकी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है सच के उसके और चिल्ड्रन आएंगे उसके अंदर और आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम फ्रेम लेआउट यूज़ करेंगे। फिर हम आ जाते हैं लीनियर लेआउट पे। लीनियर लेआउट जो है उसके अंदर बेसिकली चीज़ें कैसे अलाइन होती हैं। लीनियर लेआउट के अंदर हमेशा दो तरह की दो टाइप्स होती हैं। एक लीनियर लेआउट होगी वर्टिकली, ठीक है, ये आप देखें वर्टिकली, और ये अगर ये ऊपर इसको कंस्ट्रेंट को भी ना पढ़ें, ये हॉरिजॉन्टली है। तो लीनियर में दो टाइप्स हो सकती हैं, तो वर्टिकली चीज़ें आएंगी या हॉरिजॉन्टली आएंगी। हॉरिजॉन्टली मतलब कि राइट से लेफ्ट जाएंगी, और अगर लीनियर है तो टॉप से बॉटम जाएंगी। ठीक है। अब लीनियर में क्या होता है, लीनियर के अंदर ये होता है कि आप जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, जब आप उसके अंदर डालेंगे तो एक दूसरे के अंदर एज अ स्टैक में जाते हैं वो, कि आपने लीनियर में एक वैल्यू एक टेक्स्ट व्यू डाला, सबसे टॉप पे आ जाएगा वो। ठीक है, आप दूसरा डालेंगे वो उसके नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली लीनियर का फंक्शन ही है कि जो आइटम जितने भी चाइल्ड हैं वो सारे एक दूसरे से नीचे आते जाएंगे। फिर आपने एक बटन डाला तो उससे नीचे आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी तरह ये हॉरिजॉन्टली वर्क कर रही होती तो अगर आप डालते तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट व्यू आ जाता, ये टेक्स्ट व्यू यहाँ पे आता। ठीक है, और ये वाला बटन उससे आगे आता। लेकिन ये स्क्रीन की लिमिट के अंदर ये रहेगा जिस तरह आपने उसको इस लेआउट को डिफाइन किया होगा कि इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, तो उसकी विड्थ हाइट के अंदर ही उसके कंपोनेंट जो एडजस्ट करेंगे अपने आप को ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। फिर हमारे पास कंस्ट्रेंट लेआउट होती है। कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हमें अगर कुछ चीज़ें डायनामिक, मतलब हम चाहते हैं कि कंट्रोल ज़्यादा लेना चाहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि जो लीनियर लेआउट है ना, अगर यहाँ पे लीनियर लेआउट बनी होती, ठीक है, अगर मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि अगर ये लीनियर लेआउट होती तो होता क्या। यहाँ पे मैं इसकी टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसकी यहाँ पे ओरिएंटेशन का एक वो होता है ये ओरिएंटेशन मैंने वर्टिकल की। अब मैं हालांकि मैं इसको उठा के यहाँ छोड़ रहा हूँ नीचे, लेकिन लीनियर लेआउट लगी हुई मेरी मेरी जो बेस सबसे पहले जो लेआउट है वो लीनियर लेआउट है, तो वो जितने भी आइटम है उनको ये नीचे वहीं जाएगा, क्योंकि ये स्टैक है। ये सबसे पहले वैल्यू ये आएगी, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। हालांकि आपने देखा था कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर ऐसा नहीं था। कॉन्स्टेंट लेआउट के अंदर क्या हुआ था, मैंने उठाया तो मेरे पास वो मुझे बता रहा था कि कहाँ पे प्लेस करनी है, मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ। ठीक है, मैं जैसे ही कहीं पे करूँगा उसके बाद मुझे कॉन्स्टेंट्स देने पड़ेंगे। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं कि ये मेरा आइटम है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये मुझे मेरी ऐप की रिक्वायरमेंट है कि ये मेरा आइटम जो है स्क्रीन के ऊपर रहेगा, यहाँ कोने पे रहेगा, ये यहाँ रहेगा। ठीक है, ये फिक्स रहेगा यहीं पे। तो अब मैंने ये रख तो यहाँ पे दिया, लेकिन इसके कॉन्स्टेंट्स देने पड़ेंगे मुझे। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं कि आप बताते हो कि ये दूसरे जितने भी इसके राइट लेफ्ट टॉप या बॉटम पे जितने भी जो भी कोई कंपोनेंट है या इसका कोई पेरेंट है उससे कितने डिस्टेंस पे ये रहेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको कहता हूँ कि ये यहाँ रहेगा, मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू कर देता हूँ 100। तो ये अब फिक्स हो गया, ये अपने ये पेरेंट से अपने राइट साइड पे अपने 100 का डिस्टेंस रख के हमेशा रहेगा। मैं इसको यहाँ लेफ्ट पे करता हूँ और यहाँ पे 0 की जगह मैं 100 डाल देता हूँ। ठीक है, तो मतलब इस तरह हम इसमें चीज़ें चेंज करते हैं कि ये जो है अपने किस एक्सिस पे राइट साइड पे कितने डिस्टेंस पे किस आइटम से कितने डिस्टेंस पे रहेगा, ऊपर से कितने पे रहेगा, नीचे से कितने पे रहेगा। तो स्टेट लेआउट में इस तरह की कुछ इस तरह हम लोग वो करते हैं। अब इसके आप अगर डिटेल में आपको समझना है तो इसके लिए ये है कि आपको एक तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करना, कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी कि क्या होता है, कैसे होता है। अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं, इसकी मैं ओवरऑल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि हर एक जो भी लेआउट है उस पर कुछ समझने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होता है। लेकिन कुछ कॉन्स्टेंट को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा समझने के लिए। लीनियर और फ्रेम तो बहुत ईजी है, आप इजीली उसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, लेआउट्स में बेसिकली ये इस तरह की होती हैं। अभी आप इसको समझेंगे, आप इस पर थोड़ा काम करें, खुद देखेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करके आपको समझ आएगी कि कौन सी में क्या हो रहा है और किस तरह एलिमेंट्स प्लेस हो रहे हैं। फिर आ जाते हैं व्यूज़ पे। व्यूज़ मैंने आपको पहले बताया, व्यूज़ क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं हमारे टेक्स्ट व्यू है, ये व्यू है, बटन व्यू है, इमेज एक व्यू है, रिसाइकलर व्यू एक व्यू है, सारे हमारे व्यू होते हैं। ये भी एक व्यू है, ये दो टेक्स्ट व्यू जो बने बनाए हैं सब एक मतलब हमारे पास व्यूज़ हैं।
ठीक है। फिर डिक्लेयर लेआउट्स इन एक्सएमएल, हम लोग डिज़ाइन तो कर लिया मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके, लेकिन पीछे एक्सएमएल कैसे बन रही है, तो वो हमारे पास जो भी डिज़ाइन है वो हमारे पास एक्सएमएल में बेसिकली बनता है। अब ये टेक्स्ट व्यू बना हुआ है, उसका एक टेक्स्ट है हेलो वर्ल्ड, और उसकी विड्थ जो है वो रैप कंटेंट है, और ये हाइट रैप कंटेंट है। रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि अपने अपने आप को रैप कर ले, अपना जो भी अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उसको रैप करे। अगर मैं यहाँ से हेलो वर्ल्ड हटा देता हूँ तो वो हेलो को रैप कर लेगा, अपने आप को रैप करेगा। अब रैप की एग्जांपल क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, कि अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ लीनियर में ये मेरे पास एक लेआउट है, ये मैंने रैप विड्थ रैप कंटेंट किया हुआ है और यहाँ पे हाइट रैप कंटेंट किया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इसको करूँगा ना, मैं इसमें या तो मैं फिक्स कर सकता हूँ या मैं रैप कंटेंट कर सकता हूँ, या मैं मैच पेरेंट कर सकता हूँ। मैच पेरेंट करूँगा तो ये अपने अपने पेरेंट को मैच कर जाएगा। इसका पेरेंट ये वाली लेआउट है जो कि पूरी स्क्रीन पे वो है, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ चला गया। अब मैं इसको जैसे रैप करूँगा ये अपने आप को रैप कर लेगा। रैप में इसका कंटेंट कम होगा तो ये खुद ही छोटा हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह की इसमें वो होती है। आप फिक्स भी कर सकते हैं, लेकिन कभी भी हम रेकमेंडेड नहीं होता कि हम फिक्स करें, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट साइजेस की होती हैं, तो हम फिक्स कर देंगे तो हमारा जो यूआई है वो ख़राब भी हो सकता है। फिर हम ठीक है, अब हम मैंने बेसिक्स पहले बता दी आपको कि एक्टिविटी होती हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, लेआउट फाइल्स जो होती हैं, इमेजेस होती हैं, वो हमारी रिसोर्सेज हो गई। फिर हमारा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट फाइल हो गई जिसमें हम इंफॉर्मेशन बताते हैं। फिर हमारी ग्रेडल फाइल्स हो गई। ग्रेडल फाइल्स मैंने आपको बताया कि जो भी ऑटोमेटेड और बिल्ड प्रोसेसेस होते हैं आपको उसके लिए यूज़ होती हैं, जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन करनी होती है तो वो सारी आप कर सकते हैं। फिर डिपेंडेंसी जितनी भी हो यहाँ पे हम ग्रेडल फाइल्स के अंदर बताते हैं। ठीक हो गया। अब हमें ये समझ आ गई है कि हमारे पास एक ये फाइल होती है, सॉरी, ये हमारे पास एक एक्टिविटी की फाइल होती है और हमारे पास लेआउट फाइल होती है जिसके अंदर हमने कोड करना है, जिसके साथ हमने डिज़ाइन के साथ सारा लेके चलना है। ठीक हो गया। अब मैं आता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। चलें, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये तो हमने देख लिया कि ये लेआउट बनाई और ये लेआउट बनाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम पहले फॉर एग्जांपल हमने एक डिज़ाइन कर लिया और उसके बाद हमने एक एक्टिविटी बना ली। एक्टिविटी के अंदर उसको पता कैसे चलेगा कि मैंने इस लेआउट को, ये वाली लेआउट है, यहाँ पे मैं एक और भी बना सकता हूँ। मैं यहाँ पे क्या करूँ, न्यू जाऊँ और यहाँ पे मैं एक्टिविटी, इसका नाम टेस्ट रख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने ये एक और फाइल बना ली है, इसके अंदर भी मैं डिज़ाइन कर सकता हूँ। मैं एक बटन उठाता हूँ और मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ सेंटर में, और अब ये डिज़ाइन बन गया स्क्रीन का। तो मेरे पास 2 लेआउट्स हो गई बेसिकली, एक एक्टिविटी मेन, एक्टिविटी टेस्ट के नाम से बनी हुई है। तो अब जो मेरी मेन एक्टिविटी है उसको कैसे पता चलेगा कि जो है कौन सी जो है लेआउट उसके साथ मैंने लिंकेज करनी है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अगर आप देखें, मैं आपको कोड एक बार क्लियर कर दूं तो आपको नज़र आ जाएगा बेटर। अब एक्टिविटी के अंदर होता क्या, एक्टिविटी में कोड कैसे करते हैं उस पर आ जाते हैं हम। ये हमारी क्लास बनी हुई है, ये हमारा उसका नाम है। अब ये हमारा क्या हो रहा है, ये हमारी इनहेरिटेंस हो रही है, हमारी एक्सटेंड कर रहे हैं। हम एक्सटेंड कैसे करते हैं, कोटलिन में हम कॉलन लगाते हैं और आगे हम जिससे एक्सटेंड कर रहे हैं वो लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एंड्रॉयड में एक्टिविटी की सारी प्रॉपर्टीज़ लेने के लिए किसी क्लास को ऐप कॉम्पैट एक्टिविटी से आप एक्सटेंड करते हैं। जैसे ही आप एक्सटेंड करेंगे तो ये क्लास जो है बेसिकली एक एक्टिविटी बन जाएगी और इसके अंदर कुछ बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शंस आ जाएंगे जिनके अंदर आप कोड करेंगे। जैसे यहाँ पे एक फंक्शन बना हुआ है, फंक्शन ऑन क्रिएट का। ठीक है, इसके अंदर एक पैरामीटर है बंडल है जो कि इंस्टेंस स्टेट बताता है। फिर उसको सुपर कॉल किया हुआ है। सुपर का मतलब ये है कि अपनी इस एक्टिविटी की जो में इस एक्टिविटी सॉरी इस क्लास में जो ऑन क्रिएट बना हुआ है उसको पहले कॉल करता है और उसके बाद हम ये आगे अपना कोड करते हैं। तो अब मैं बता ये रहा था कि ये इस एक्टिविटी को कैसे पता चला कि मैंने एक्टिविटी मेन की स्क्रीन को दिखाना है। उसके लिए हमारे पास कोड यहाँ पे होता है, हम बताते हैं उसे कि आपने कौन सी ये वाली क्लास है, ये एक्टिविटी है, इसका लेआउट कौन सी है। तो हम उसके लिए सेट कंटेंट व्यू करते हैं और r.layout हम नाम लिखते हैं। मैं अगर आपको दिखाऊं r.layout करूं तो मेरे पास 2 यहाँ पे आ रही होंगी, एक एक्टिविटी मेन और एक्टिविटी टेस्ट। ये मैंने यहाँ पे देखें तो लेफ्ट साइड पे मैंने अभी टेस्ट बनाई थी, इस वजह से यहाँ शो हो रही है। अगर मैं इसको कर दूंगा तो जब मैं रन करूंगा तो मेरे पास ये शो होना शुरू हो जाएगी और फिर मुझे इसके हिसाब से कोड करना पड़ेगा इस एक्टिविटी के अंदर। अगर मैं ये करूँगा, ये वाली यहाँ पे लिखता हूँ, तो फिर मुझे उसके हिसाब से यहाँ पे सारा कोड करना पड़ेगा। ठीक हो गया। अब मैं ये लिंकेज का तरीका है कि आपने एक फाइल बनाई और उसकी लिंकिंग कैसे करते हैं। अब एक काम करते हैं,
हम एक काम करते हैं कि हम ना हम एक एक्टिविटी के जो हमने एक्टिविटी बनाई है उसके अंदर हम एक बटन बनाते हैं और देखते हैं कि उसका कोड कैसे करेंगे और बटन की प्रॉपर्टीज़ कैसे, हम बटन के अंदर कोड कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेआउट बनी हुई है, मैंने लेआउट को मैं ये इन दोनों को मैं डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं बटन डाल रहा हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे बटन सर्च करके बटन को ऐड कर देता हूँ। अभी बटन मेरे पास टॉप पे आ गया। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन दे दूँ। मार्जिन अगर आपको पता हो तो मार्जिन का मतलब ये है कि हम इसको स्पेस दे रहे हैं ऊपर से, ऊपर वाली साइड से। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च कर सकते हैं या खुद ही नीचे स्क्रॉल करके जा सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे मार्जिन कितना देना है, लेफ्ट से, टॉप से, राइट से, बॉटम से। तो मैं इसको कहता हूँ कि मुझे हर साइड से 20 का मार्जिन दे दो। ठीक है, डीपी आप इसमें अभी के लिए आप जब भी करेंगे तो आपने डीपी यूज़ करना है। डीपी का मतलब ये है कि डिवाइस पिक्सल है, तो जो भी आप वैल्यू लिखेंगे उसके साथ आप डीपी लगाएंगे। 20 डीबी मतलब 20 की स्पेस ये है, 20 यहाँ से छोड़िए, 20 यहाँ से छोड़िए। तो अब ये बटन बन गया मेरे पास। अब हो क्या रहा है, इस ऐप को जैसे ही मैं चलाऊंगा तो मैं एक्टिविटी मेन को लिंक किया हुआ, ये एक्टिविटी मेन है, यहाँ पे एक बटन मैंने प्लेस किया और मैं इसको जब रन करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ऐप चल जाएगी एमुलेटर के अंदर और उसके अंदर मेरे पास एक बटन शो हो जाएगा जिसके ऊपर जो मैंने अभी बनाया है। ठीक है, ये देखेंगे मेरे पास बटन बन गया है। ठीक है, ये क्लिकेबल है सब कुछ। अब मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ। फॉर एग्जांपल क्लिक मी मैं लिखता हूँ। ठीक है, क्लिक मी मैंने लिख दिया। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं इसकी जितनी भी इसके ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तो मेरे पास एक मैसेज शो हो जाए जिसके ऊपर लिखा है कि यू क्लिक्ड मी। ठीक है, कि बटन इज क्लिक्ड, मैं ऐसा कोई मैसेज शो कराना चाहता हूँ यहाँ एप्लीकेशन में। तो उसके लिए क्या करूँगा, अब मैंने बटन तो बना लिया लेकिन इसकी कोडिंग कुछ ना कुछ करना पड़ेगा जिससे यहाँ पे क्लिक पे पता चल जाए कि यहाँ पे मैसेज कुछ शो हो जाए। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप देखो बटन पे क्लिक करो, जो भी आइटम होता है ना उसकी एक आईडी होती है। ठीक है, यहाँ पे बटन 2 बाय डिफॉल्ट दी गई है। मैं इस बटन 2 को रिमूव करके इसकी आईडी लिखता हूँ बटन 1 फॉर एग्जांपल। अब मैंने बटन 1 जैसे लिख लिया तो इसकी आईडी बटन 1 हो गई। ये आईडी मुझे कहाँ यूज होगी, ये आईडी मुझे यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ पे यूज कैसे करनी है कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे उसको, अच्छा अब वहाँ पे मेरे पास बना हुआ है लेकिन मैंने आपको जिस तरह कहा कि उसको मैंने मैसेज शो कराना है तो उसके लिए मुझे कोड करना पड़ेगा। मैंने किया क्या है, यहाँ पे मैंने कीवर्ड यूज़ किया लेट इनिट और फिर मैंने वार लिखा है। वार उसी तरह जिस तरह हम पहले लिखते हैं, एक बटन का ये नाम है उसका और ये उसकी डाटा टाइप है। अब ये डाटा टाइप बटन मैंने बना दिया जिसको मैं बाद में इनिशियलाइज करूँगा। इसका मतलब ये है कि मैं लेट इनिशियलाइज करूँगा, लेट उसमें वैल्यू बाद में डालूंगा। बाद में कब डालूंगा, मैं ऑन क्रिएट मेथड के अंदर जाऊँगा और उसके अंदर जाके मैं जितना भी कोड है वो यहाँ पे करूँगा। तो मैं यहाँ पे बटन इज इक्वल टू find view by id r.id dot button 1। अब अगर आप गौर करें ये बटन वेरिएबल मेरा जो कोड के अंदर है वो वाला वेरिएबल है और उसके अंदर मैंने क्या कहा है कि फाइंड करो व्यू बाय आईडी, मतलब फाइंड व्यू बाय आईडी। इस एक्टिविटी के अंदर व्यू बाय आईडी से व्यू फाइंड करो और उसकी जिसकी आईडी जो है वो बटन 1 हो। अब ये बटन 1 मुझे पता था, मैंने यहाँ बनाई थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो यहाँ पे कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। अब हो क्या रहा है कि इस बटन की आईडी से जब मैंने इसको लिंक किया है तो यहाँ पे बटन के अंदर सारी प्रॉपर्टीज आ गई हैं उस बटन की जो मैंने वहाँ पे बनाया हुआ है। तो अब इस बटन के साथ मैं जो भी चेंजेस करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसका टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ। ये मेथड्स होते हैं कुछ जो हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे एबीसी लिखूंगा तो ऐप चलेगी तो यहाँ पे एबीसी आएगा क्योंकि कोड के अंदर मैंने उसको ओवरराइड करके नया टेक्स्ट डाल दिया हुआ है। ठीक है, बहरहाल अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको एक मैसेज दिखाना था तो मैं उस पर ऊपर एक क्लिक लिसनर लगाता हूँ। क्लिक लिसनर क्या करता है कि वो लिसन करता है कि मेरे ऊपर कब किसी यूज़र ने टैप किया या क्लिक किया। मैं अब इस पर जब क्लिक करूँगा तो ये वाला कोड चलेगा। मैं यहाँ पे अब मैसेज शो कराना है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ टॉस डॉट मेक टेक्स्ट और यहाँ पे मैं लिखूँगा दिस एट मेन एक्टिविटी और फिर मैं यहाँ पे मैसेज लिख दूंगा कि बटन क्लिक्ड और फिर मैं
अच्छा, अब मैंने किया क्या है, मैंने बटन का क्लिक लिस्टनर लगाया और उसके अंदर मैंने एक कोड लिखा है, एक लाइन लिखी है कोड की, जो क्या करती है, एंड्रॉयड के अंदर एक व्यू होता है, कंपोनेंट होता है टोस्ट। टोस्ट क्या करता है, एक पॉपअप होता है जो स्क्रीन के नीचे खुलता है, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाता है कुछ। तो ये जब ये क्या करेगा, ये मैंने इसका कोड होता है कि टोस्ट डॉट मेक टेक्स्ट, उसके अंदर आप कॉन्टेक्स्ट पास करते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि आप एक्टिविटी जो करंट है उसका एक इंस्टेंस पास करते हैं, उसको पास करने के लिए हम दिस लिखते हैं। ठीक है, तो दिस लिख के मैंने ऐट मेन एक्टिविटी के, मेन एक्टिविटी का दिस है जो मैं पास कर रहा हूँ, और फिर आगे टेक्स्ट लिखा है मैंने, और उसकी जो लेंथ है वो कितनी देर तक शो होगा, उसके दो यहाँ पे ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो लेंथ लॉन्ग होती है, शॉर्ट होती है। मैं भी इसको लॉन्ग कर रहा हूँ, फिर मैं आगे शो कर रहा हूँ। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा तो ये मेरे पास ऐप, इस बटन के अंदर ये प्रॉपर्टी होगी, और जैसे क्लिक करेंगे तो ये मैसेज शो होना चाहिए हमारे पास नीचे। ये देखें, मैंने इस पर क्लिक किया तो ये बटन इस क्लिक का मैसेज आ गया, खुद ही खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद। दोबारा किया तो बटन इस क्लिक आ रहा है। ये कि कैसे लिंक करते हैं। अब इसमें मैं आपको क्या बताया मैंने कि किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया है तो उसको लिंक करने, उसकी चीज वैल्यूज चेंज करने के लिए, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए लिंक करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल कोई टेक्स्ट व्यू था, तो यहाँ पे आप टेक्स्ट व्यू बनाएंगे, लेटेंट वार टेक्स्ट लिखेंगे, उसकी आगे डाटा टाइप लिखेंगे, और यहाँ उसको इनिशियलाइज करेंगे, उसका लिंकेज करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद फिर उसके ऊपर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसका कलर चेंज करना है आपने, उसके ऊपर कुछ और करना है, तो वो सारा आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये भी देख लिया कि एक्टिविटी और इसको क्लास को और इस लेआउट को कैसे आपस में करते हैं। फिर इस क्लास के अंदर किसी बटन जो भी आपने डिज़ाइन में बनाया उसकी प्रॉपर्टीज़ लानी है तो वो कैसे ला सकते हैं, उसके ऊपर कैसे काम कर सकते हैं, वो यहाँ पे हमने देख लिया। अब हम आते हैं एंड्रॉयड के कुछ प्रोसेस के ऊपर, एंड्रॉयड की लाइफ साइकिल के ऊपर। अब एंड्रॉयड लाइफ साइकिल क्या है? एंड्रॉयड लाइफ साइकिल है कि हमारी जो भी ऐप होती है उसका ना एक लाइफ साइकिल होता है कि वो कब कितनी, क्या उसकी स्टेजेस हैं, किस तरह वो चलेगी। तो अब एंड्रॉयड नहीं के तो अंदर ये थोड़ा सा ना जूम कर दें या तो स्क्रीन फुल कर दें ताकि चार्ट विजिबल हो जाए। ओके, अब ठीक है। जी अब ठीक है। ठीक है, तो ये ना अभी आप देखें मैंने कोड जो किया था ना वो ऑन क्रिएट मेथड के अंदर मैं कर रहा था। 2 मिनट सॉरी। लाइफ साइकिल के अंदर ना कुछ मेथड्स हैं एंड्रॉयड के जो बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड ऑफर करता है। क्या करता है कि वो एक्टिविटी के मेथड्स होते हैं कि एक्टिविटी लॉन्च कब हो, जब लॉन्च हो रही है तो कौन सा मेथड कॉल होगा, जब वो यूज़र को नजर आई है तो कौन सा कॉल होगा, जब यूज़र उसको पॉज कर रहा है तब कौन सा होगा, जब यूज़र ऐप को रिवर्स करके बैक जा रहा है तब बैक बटन दोबारा तब कौन सा होगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं। ये समझना इसलिए ज़रूरी है कि इससे आपको ये पता चलता है कि किस पोजीशन पे किस, जब भी फॉर एग्जांपल कोई ऐसा कोड है कि जो मुझे तब चलाना है जब यूज़र वापस ऐप में आ रहा है, तो तब मैं उसको कहाँ पे रखूँगा, फिर मैं उसको ऑन रिज्यूम पे रखूँगा। ठीक है, या मैं मुझे देखना है कि अगर यूज़र ने एक पहली दफ़ा ऐप चलाई है तो उसने कहीं ऐप को बैक तो नहीं कर दिया या पीछे तो नहीं चली गई ऐप, दरमियान वाला बटन तो नहीं दबा दिया एंड्रॉयड में, अगर वो दबाएगा तो ऑन पॉज कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ साइकिल बताता है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें होता क्या है कि सबसे पहले जब एक्टिविटी क्रिएट होती है तो ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है। ठीक है, उसके बाद आपका ऑन स्टार्ट का मेथड कॉल होता है। ठीक है, ऑन स्टार्ट का मेथड के बाद आपका ऑन रिज्यूम कॉल होता है। फिर एक्टिविटी नज़र आने लग जाती है यूज़र को। जैसे ही नज़र आना शुरू होती है यूज़र जब तक उसको यूज़ करता है एक्टिविटी रनिंग स्टेट में रहती है। जैसे ही यूज़र ने दरमियान वाला बटन दबाया या अपनी किसी और एक्टिविटी पे मूव किया, उसने बटन क्लिक किया कि नई एक्टिविटी पिछली एक्टिविटी के ऊपर आ गई, या उसने दरमियान वाला ऐप मोबाइल के अंदर जो होम बटन होता है वो प्रेस किया तो बैक पीछे चला गया तो ऑन पॉज कॉल हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑन स्टॉप कॉल होता है, फिर ऑन डिस्ट्रॉय कॉल होता है और एक्टिविटी शट डाउन हो जाती है। ऐसा भी होता है कि यूज़र ने ऑन पॉज करके ऑन स्टॉप पे जब हमारे चला जाता है तो ये जो सारे मेथड्स हैं ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं। तो यूज़र को पता नहीं, यूज़र फॉर एग्जांपल 5 मिनट बाद हमारे मोबाइल की रैम काफ़ी ज़्यादा है तो हमने 5-10 ऐप्स ओपन की हुई हैं, अब मैं फॉर एग्जांपल वापस 5 मिनट बाद दोबारा अपनी ऐप पे जाता हूँ तो वो यहाँ से रिज्यूम करेगी। ठीक है, यहाँ से या तो ऑन पॉज से रिज्यूम करेगी या फिर ऑन स्टॉप से करेगी, अगर वो किल ना हो गई हो। अगर वो किल हो गई है, फॉर एग्जांपल हमारा एंड्रॉयड ऑटोमेटिकली कहता है कि यार रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो उस एक्टिविटी को समझता है कि ये यूज़ में नहीं है अब, तो उसको किल करेगा। तो जब यूज़र दोबारा आएगा तो फिर ऊपर से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आप ये समझें कि ऑन पॉज पे जब भी हम एक्टिविटी को पीछे करते हैं ऑन पॉज कॉल होता है, फिर उसके बाद अगर वो वापस यूज़र आ जाता है तो ऑन रिज्यूम पे चला जाता है वापस। ठीक है, वापस ऑन रिज्यूम पे चला जाएगा और एक्टिविटी शो हो जाएगी। ठीक है, और अगर ऑन स्टॉप कॉल हो गया है तो एक्टिविटी पे दोबारा, अगर ऑन स्टॉप कॉल हो चुका है और तो होगा क्या, यूज़र वापस आएगा तो
दोबारा ऑन रिस्टार्ट कॉल होगा और ऑन रिस्टार्ट के बाद फिर ऑन स्टार्ट कॉल हो जाएगा और फिर ऑन रिज्यूम और फिर एक्टिविटी चल जाएगी। ठीक है, इसको आप एक बार डिटेल से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। इसके लिए आप ये कर सकते हैं समझने के लिए कि यहाँ पे आप जाएं, ये ऑन क्रिएट का मेथड था, आप एक काम करें यहाँ पे इस मेथड के बाद नीचे करें और यहाँ पे ऑन लिख के ऑन रिज्यूम लिखें तो ये आपके पास सारे मेथड आ जाएंगे। आप ऑन रिज्यूम के अंदर यहाँ पे कोड लिखेंगे कुछ भी तो आपको आप यहाँ मैसेज शो करा सकते हैं टोस्ट, जिस तरह मैंने कराया तो आपको पता चल जाएगा ये कब कॉल हो रहा है। तो इससे आपको रियल टाइम में पता चल जाएगा कौन सा कोड कब कॉल होता है। यहाँ पे आप इसको कंपेयर कर सकते हैं इस तरह के, ये वाला मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसको ओपन कर लें आप। यहाँ पे हर में उसमें तो वो लगा दें, मैसेज लगा दें और देख लेंगे कौन सा ऑन क्रिएट पे क्या कॉल हो रहा है, स्टार्ट कब कॉल होता है, फिर ऑन पॉज कब कॉल होता है। तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी ताकि आगे जाके आपको फिर समझ आ जाएगी कि किस तरह कौन सी चीज़ कैसे हो रही है। ठीक है, लाइफ साइकिल से आगे आते हैं हम। हमारे पास लॉग कैट है। लॉग कैट के अंदर क्या होता है कि हमारा जो भी हम लोगों ने जो भी प्रिंट जितने भी कुछ किया होता है वो सारा हमारा यहाँ पे शो हो रहा होता है। लॉग कैट का बेसिकली मकसद क्या है, आपने ऐप बनाई है, आपने ऐप फॉर एग्जांपल बना रहे हैं आपने यूज़र को यहाँ पे क्लिक मी लगाया आपने, ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं कि यूज़र को तो चलो जो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल जाए कि कौन सा बटन कॉल हुआ है, तो आप उसके लिए लॉग यूज़ करते हैं। लॉग का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि आप प्रिंट क्या कर रहे हैं। इस तरह आप यूज़ करते हैं ना प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट या प्रिंट यूज़ करते थे, तो एक्चुअली यहाँ पे ये लॉग कैट आप यहाँ पे नीचे देखें तो एक बटन है लॉग कैट का। इसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं ऐप के अंदर बैकग्राउंड में वो सारे प्रिंट होके यहाँ नज़र आ रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पे लोग लगाऊंगा, मैं ये आपको लगा के दिखाता हूँ फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मैं उसका उसमें होता उसका फॉर्मेट ऐसे होता है, बटन इज क्लिक्ड, ठीक है। और मैं जब इसको रन करूंगा तो होगा क्या कि जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा यहाँ पे एक लोग मेरे पास यहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, एक प्रिंट हो जाएगी स्क्रीन जिसका टैग टेस्ट है और उसका मैसेज बटन इज क्लिक्ड है। तो टैग का मतलब ये है कि मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा तो मेरे पास मेरे टैग वाले शो होंगे। यहाँ पे मैं सर्च कर सकता हूँ टैग के थ्रू। अब ये देखें मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ये बटन इज क्लिक मेरे पास आ गया। ठीक है, यहाँ पे क्रैशेस जो आपकी ऐप में होते हैं वो सारे यहाँ पे लोकेट में नजर आएंगे आपको। अगर कोई बटन क्लिक करने पे क्रैश हो रही है, ऐप रीस्टार्ट हो गई है, तो यहाँ पे वो बताएगा कि आपका क्या लाइक क्या वो इशू है। फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ कि मैं इस बटन की जो इनिशियलाइजेशन है मैं उसको डिक्लेयर तो कर दिया मैंने इनिशियलाइज नहीं किया और मैंने डायरेक्टली बटन की लिस्ट में कॉल कर लिया। अब जैसे मैं ऐप रन करूँगा बटन पे क्लिक करूँगा ऐप क्रैश कर जाएगी। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया कि मैंने एक्टिविटी मेन के साथ उसको लिंक नहीं किया, मैंने बताया नहीं कि कौन सा बटन है, किस बटन की प्रॉपर्टीज आ रही हैं। ये देखें ये यहाँ पे खुद ही लेटेंट प्रॉपर्टी हैज़ नॉट बीन इनिशियलाइज्ड, आपने यहाँ पे लेटेंट बना तो दिया है लेकिन उसको इनिशियलाइज नहीं किया तो वो क्रैश कर गई। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगी जो इन्फॉर्मेशन दे रही होंगी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि क्या इशू आ रहा है मेरी ऐप में। ये लोग कैट के अंदर आपको चीज़ें नज़र आएंगी। ठीक है, अब बाकी अब मैं उस पर आ जाते हैं। हम लोगों ने टिप कैलकुलेटर ऐप बनानी थी तो हम उसके बाद उस पर कुछ वो कर लेते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम होता है उसमें ऐसे है कि हमने टिप किसी को टिप देनी है तो हमारा टोटल बिल कितना बना है हम वो इनपुट करेंगे। फिर टोटल बिल के बाद हमने कितने परसेंट देनी है तो हम वो इनपुट करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट का बटन पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बता देगा कि टोटल कितनी टिप बनती है। तो इसके लिए ऐसा करते हैं कि हम यहाँ पे ये एक लीनियर लेआउट बनी हुई है हॉरिजॉन्टल, इसको मैं चेंज अब देखते जाइएगा कि मैं कुछ क्या क्या यूज़ कर रहा हूँ कैसे कैसे होगा। इसकी मैं वर्टिकल करूँगा, वर्टिकल मतलब मुझे चीज़ें सारी इस तरह चाहिए इसकी ये। ठीक है, इसको मैं एक दफ़ा रिमूव कर साइड पे कर देता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको लोगों को। ठीक है, ये मेरी लीनियर लेआउट है वर्टिकल, इसके अंदर एक आइटम है क्लिक में। मुझे अब क्या चाहिए, मुझे दो इनपुट फील्ड्स चाहिए जिसके अंदर यूज़र से इनपुट लेना है कि टोटल बिल कितना बना है उनका, और फिर दूसरी इनपुट फील्ड होगी कि उन्होंने कितनी परसेंट टिप देनी है। ठीक है, और फिर हम क्लिक मी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कैलकुलेशन होगी, कैलकुलेशन के बाद नीचे रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करता हूँ मैं कि यहाँ पे एक होता है एडिट टेक्स्ट। ठीक है, एडिट टेक्स्ट जो होता है वो हमारा इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, आप यहाँ पे अगर आएंगे तो यहाँ प्लेन टेक्स्ट लिखा होगा, पासवर्ड लिखा होगा, डिफरेंट टाइप्स हैं कि कौन सा लेना है। अब मैं प्लेन टेक्स्ट पे क्लिक करूँ तो ये मेरे पास एक एडिट फील्ड बन जाएगी जिसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि जिसके अंदर मैं यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। अब मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ कि मैं यूज़र को बताता हूँ कि उसने यहाँ पे कौन सी वैल्यू पास इनपुट करनी है। तो मैं यहाँ पे हिंट में जाता हूँ, हिंट यूज़ होता है यहाँ पे, हम इसमें कहते हैं प्लीज़, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एंटर टोटल बिल। ठीक है, ये टोटल बिल आ गया हमारे पास। फिर मैं एक और यहाँ से टेक्स्ट में जाता हूँ, एक प्लेन टेक्स्ट इसी तरह का उठा के यहाँ पे ड्रॉप करूँगा
तो उसके नीचे मैंने जिस तरह बताया था स्टैक है। अब ये इन दोनों में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि मैंने इसको प्रॉपर्टी दी हुई है कि मार्जिन रहे, इसके हर तरफ मार्जिन है 20, ये 20 है, ये 20 है, ये 20, यहाँ से 20 होगा, तो इस वजह से स्पेस आ रही है। इन दोनों में नहीं आ रही क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज अभी सेट नहीं की हुई हम लोगों ने। तो इसका भी मैं हिंट दे देता हूँ कि एंटर परसेंटेज, टिप परसेंटेज, ठीक है। और मैं इसका टेक्स्ट जो है वो रिमूव कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट होता है। तो हिंट होता क्या है कि हिंट में जब मैं आप इस पर क्लिक करेंगे तो हिंट गायब हो जाएगा और आप अपनी वैल्यू लिख सकते हैं। टेक्स्ट जब लिखा होता है फिर टेक्स्ट का मतलब ये है कि जो आपने वैल्यू दी हुई है वहाँ पे, तो टेक्स्ट मैंने इसलिए रिमूव किया कि अगर टेक्स्ट लिखा रहता तो मैं क्लिक करता तो नेम पहले से लिखा हुआ आ रहा होता मेरे पास, जो रिमूव ना होता, हिंट रिमूव हो जाता होता है ऑटोमेटिकली। यूज़र को बताने के लिए होता है कि यहाँ पे उसने क्या इन्फॉर्मेशन पास करनी है। अब मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूँ, इन दोनों को भी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं बल्कि एक टेक्स्ट व्यू देता हूँ ऊपर थोड़ा उसको डिज़ाइन करने के लिए। सबसे ऊपर मैंने एक टेक्स्ट व्यू डाल दिया। अब ये देख लें पहले नंबर पे जो होगा सबसे टॉप पे शो होगा, टॉप से बॉटम पे इनकी लेआउट जाती है, लीनियर लेआउट में काम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट साइज चेंज करता हूँ, इसका टेक्स्ट साइज मैं कर देता हूँ 30 dp, या मैं इसको 40 कर देता हूँ, और मैं इसको टेक्स्ट स्टाइल थोड़ा सा इसका बोल्ड कर देता हूँ। ओके, और मैं यहाँ पे इसका टेक्स्ट चेंज करता हूँ। टेक्स्ट में मैं लिखता हूँ कि टिप कैलकुलेटर, ये हमारे पास बन गया। अब इसकी अलाइनमेंट करनी है मैंने, तो अलाइनमेंट के लिए हमारे पास कीवर्ड होता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या करती है कि बताती है कि आइटम जो है वो कहाँ पे किस तरह अलाइन होगा, बॉटम पे होगा अपनी लेआउट के अंदर। मैं इसको सेंटर करूंगा तो ये सेंटर लाइन हो जाएगा, मैं इसको अगर राइट करूंगा तो राइट पे लाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेविटी यूज़ करते हैं। अब मैं इसको सेंटर कर दूंगा। अब फिर एक काम करता हूँ कि मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, तो मैं यहाँ पे मार्जिन देता हूँ, इसको टॉप से मैं दे देता हूँ 50 dp, और बॉटम से भी मैं इसको दे देता हूँ 50 dp, ठीक है। तो ये मेरे पास कोई डिज़ाइन शेप बनना शुरू हो गई है उसकी। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों को भी मार्जिन दे देता हूँ। इन दोनों को मैं 20 हर तरह से इसको दे दी, और मैंने 20 मैंने इसको दे दी, और इसको मैंने मैच पेरेंट कर दिया। 20 मैंने पहले ही दी हुई थी। इन दोनों को मैच पेरेंट पहले से है, देख लें मैच पेरेंट। अगर मैं रैप करूंगा तो साइज इनका छोटा हो जाएगा, अपने आप को रैप कर लेते हैं और मैच कर देते हैं, और इनको मार्जिन दे देते हैं राइट और लेफ्ट साइड से। ये मार्जिन दे दी है मैंने। अब मेरे पास तकरीबन एक बेसिक सी लेआउट बन गई है कि दो इनपुट्स आएंगे, एक टिप, ये हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट व्यू है एक, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन आएगी, इस पर क्लिक करूँगा प्रोसेस होगी, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं एक और यहाँ पे हम बना लेते हैं इसके नीचे, उसके अंदर हम रिजल्ट लिख देते हैं। हम इसको चेंज कर देंगे, इसके अंदर हम रिजल्ट शो कर देंगे। तो इसका मैं टेक्स्ट साइज चेंज करता हूँ। टेक्स्ट साइज को मैं 20 या 40 30 कर देते हैं। 30 करके मैं इसको ग्रेविटी इसकी सेट करता हूँ, सेंटर करता हूँ। ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इसके साथ अगर आपको अभी लग रहा है तो बाकी आप देखेंगे आपको समझ आ जाएंगी। बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होती है। यहाँ पे लिखा हुआ सारा बैकग्राउंड क्या होगा, कलर कौन से होंगे, डिफरेंट टाइप्स इस तरह की। अब मैं इनको आईडीज, पहले मैं काम करता हूँ कि मैं इनको जो हमारे इनपुट लेने हैं ना, इनको मैं टाइप दे देता हूँ कि किस तरह का इनपुट हमने एक्सेप्ट करना है यूज़र से। यहाँ पे आप देखें तो इनपुट टाइप जो है ना पर्सन नेम आ रहा है मेरे पास। मैंने नेम तो लेना ही नहीं है। अगर मैं नेम लूँगा तो आप खुद ही समझेंगे, हमें तो नंबर चाहिए ना, मुझे तो टोटल बिल के नंबर चाहिए। यूज़र को मैंने रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो सिर्फ नंबर ऐड कर सके। तो मैं यहाँ पे नंबर पे क्लिक करूँगा, नंबर पे क्लिक करके इसको अनचेक कर दूंगा। मेरे पास सिर्फ नंबर वैल्यू, नंबर टाइप की इसमें कीबोर्ड खुलेगा यूज़र के पास, ताकि वो सिर्फ नंबर ही ऐड कर सके। इसमें नंबर ऐड करने, इसको भी नंबर कर देते हैं, ठीक है। और ये क्लिक मी हमारी बटन बना हुआ है, रिजल्ट है। अब एक काम करते हैं, हम इनको आईडीज दे देते हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे इसको आईडी देता हूँ टोटल बिल, इसको मैं आईडी दे रहा हूँ, इसको मैं दे रहा हूँ टिप परसेंटेज। इनपुट में कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। इसको भी मैं इनपुट करता हूँ, टोटल बिल इनपुट, ठीक है। अब इनकी आईडीज़ दे दी। आईडीज़ क्यों दी हैं? क्योंकि मैंने इनको कोड में यूज़ करना है, मैंने इनसे वैल्यूज़ लेनी है कि इनकी वैल्यू, इसकी मैंने आईडी पहले दी हुई है बटन 1, और इसकी मैं वैल्यू तो मैं रिजल्ट कर देता हूँ रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट को मैं अभी फिलहाल एम्प्टी कर देते हैं कि शुरू में ना नज़र आए हमारे पास, जैसे कैलकुलेट क्लिक करें तब रिजल्ट नज़र आए। अब हम करेंगे क्या, हमने सबसे पहले बटन तो हमारे पास बना हुआ है, हम यहाँ पे दो हमें लेट इंट बनाने पड़ेंगे, लेट इंट बाद बनाएंगे। एक हम करते हैं
हमने उसका नाम था टोटल बिल। यहाँ पे नाम डिफरेंट भी हो सकता है, लाजमी नहीं वही हो, ठीक है। यहाँ पे जो नाम लिखेंगे सिर्फ मैचिंग आपने करवानी, जैसे ही आप उसकी प्रॉपर्टीज इसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज इसमें आ जाएंगी, नाम डिफरेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट लिखूंगा, ठीक है। और इसी तरह मैं कोड बनाऊंगा, इसको मैं लिखता हूँ परसेंटेज इनपुट। ठीक हो गया, ये दो बटन बन गए और रिजल्ट वाला भी बनेगा हमारा, वो हमारा लेट इन इट, क्योंकि हमें रिजल्ट भी शो कराना है। रिजल्ट टेक्स्ट व्यू, और यहाँ पे हम टेक्स्ट व्यू लिखते हैं क्योंकि टाइप उसकी टेक्स्ट व्यू है, उसमें इनपुट नहीं लेना, यूजर को हमने इन्फॉर्मेशन शो करानी है। अब यहाँ पे बटन का तो हमने किया हुआ है, हम एक काम करते हैं, हम नीचे जाके यहाँ पे बाकी सबको भी इनिशियलाइज करते हैं। टोटल बिट इनपुट इज इक्वल टू फाइंड u by id r.id डॉट टोटल बिल इनपुट, ठीक है। और इसी तरह मैं बाकी दो को भी इनिशियलाइज कर देता हूँ। ये परसेंटेज इनपुट आ गया मेरे पास, और यहाँ पे भी परसेंट, यहाँ पे मैं वैल्यू देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैंने, टिप परसेंटेज इनपुट है। तो अब मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ id को, और यहाँ पे अब देखें कि टोटल बिल इनपुट वाले वेरिएबल को मैंने टोटल इनपुट के साथ इनिशियलाइज कराया। मैं ये भी कर सकता था, ये मेरी मर्जी है, मैं यूँ भी कर दूँ, लेकिन फिर मुझे मैं गलत कर रहा हूँ ना, क्योंकि मैंने नाम डिफरेंट हो रहे हैं। तो मेरा अब होगा क्या कि टोटल बिल वाले जो मेरा यहाँ पे वेरिएबल है उसके अंदर एक्चुअल में टिप परसेंटेज वाली वैल्यू आ रही है। मतलब चाह मैं ये रहा था इसकी है, लेकिन आएगी इसकी, क्योंकि मैंने गलती की है और मैंने गलत नाम यहाँ पे पास कर दिया उसको। तो मैं उसको टोटल बिल ही करूँगा, परसेंटेज वाले को परसेंट से करूँगा, और रिजल्ट वाले को फिर मैं रिजल्ट टेक्स्ट व्यू को मैं रिजल्ट से करूँगा, ठीक है। ये हमारे इनिशियलाइज हो गए वेरिएबल्स। अब हमें क्या चाहिए, हमने इनिशियलाइज कर दी है। अब हमें चाहिए ये कि जब हम बटन क्लिक करें तो हमारे पास जो है कुछ कैलकुलेशन हो, कुछ वो हो। वो कैसे हम करेंगे, हमें काम करते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल बनाते हैं, टोटल बिल वैल्यू लिख देते हैं उसका नाम, और उसके अब ये वैल्यू कहाँ से आएगी, बिल की वैल्यू कहाँ से आएगी हमारे पास, ये जो हमने टोटल बिल इनपुट बनाया है ये यूज़र ने एंटर कर दी है। क्लिक लिस्ट मतलब यूज़र ने जब क्लिक किया होगा तो उसने वैल्यू डाली ही होगी, हम एक अज्यूम कर रहे हैं, लेकिन खैर उस पर भी हम चेक लगा सकते हैं कि यूज़र ने डाली है कि नहीं, क्योंकि अगर नहीं डाली तो फिर तो ये क्रैश कर जाएगी ना, कि अगर उसने वैल्यू डाली नहीं और पहले बटन क्लिक कर दिया। खैर अभी के लिए फॉर एग्जांपल उसने हम डाली हुई है, तो हम यहाँ पे वैल्यू यहाँ से लेंगे, टोटल इनपुट बिल इनपुट से गेट टेक्स्ट करेंगे, ठीक है। ये हमने वैल्यू ले ली, और इसी तरह फिर हम दूसरा जो वेरिएबल है टोटल परसेंटेज वैल्यू में ये वेरिएबल इसलिए बनाया कि इनका जो इनके अंदर जो यूज़र ने टेक्स्ट डाला होगा वो हम इसके अंदर लेके आ रहे हैं ताकि हम कैलकुलेशन कर सकें। मैं परसेंटेज सॉरी मैंने नाम गलत लिख दिया हुआ है, PER ठीक है। इसको मैं डॉट टेक्स्ट, इससे उसका टेक्स्ट जो भी यूज़र ने इनपुट किया हुआ है इससे हमारे पास आ जाएगा। इसके बाद हम वैल्यूज़ को गेट कर लिया। अब हम इन पे अब 2 मिनट दीजिए मुझे। ठीक है, ये हमने वेरिएबल्स हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब ये देखें मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया और टेक्स्ट ले लिया। अब ये बात गौर करें यहाँ पे कि जो भी हमारा टेक्स्ट होता है ना, हमारे पास एडिट टेक्स्ट के अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो हमेशा जब भी हम उसको गेट करेंगे तो वो स्ट्रिंग टाइप का होगा, टाइप उसकी स्ट्रिंग होगी। अगर मैं इसके ऊपर नीचे जाकर ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिजल्ट वैल्यू बनाता हूँ और उसके अंदर मैं ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ कि हमने असल में परसेंटेज निकालनी है, टिप बतानी है कितनी है। फॉर एग्जांपल $1000 अगर हमारे टोटल बिल वैल्यू है और हमारी परसेंटेज हमने 10% उसकी 10% की उस 1000 की 10% टिप देनी है तो वो कितनी होगी। तो उसके लिए हमें टोटल बिल जो भी हमारा वैल्यू है, टोटल बिल वैल्यू, उसको मैं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उस परसेंटेज से, ठीक है।
टोटल परसेंटेज वैल्यू, और फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 1000 से, ठीक है। तो 1000 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 100 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास रिजल्ट वैल्यू आ जाएगी जितनी परसेंट बनती है, वो जो टिप बनती है हमारे पास। अब यहाँ पे मसला ये है कि ये वैल्यू हमने ले ली, ये भी ले ली, लेकिन ये मसला ये तो स्ट्रिंग है, ये यहाँ पे हमें कह रहा है कि ये तो दोनों वैल्यूज जो हैं ये स्ट्रिंग है। अभी इस वजह से वो हमें एरर शो करेगा और हमें करने नहीं देगा, तो हमें इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग से इंटीजर में, ठीक है। तो मैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, डॉट इसके लिए हमें पार्सिंग करनी पड़ती है, और इंटीजर की पार्सिंग के लिए हम इंटीजर डॉट पार्सेंट लिखते हैं। ओके, 2 मिनट 2 मिनट। काम करते हैं, यहाँ पे करके देखते हैं। पास हो नहीं रहा, हालांकि हो, देखता हूँ मैं 2 मिनट इसमें। काम करते हैं कि हम इसको, हाँ मुझे समझ आ गई, एक्चुअली मैं वो गलती कर रहा हूँ कि मैं इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं कर रहा। ओके, तो बेसिकली हम लोगों ने, मैंने यहाँ पे किया क्या, मैं गलती ये कर रहा था कि मैंने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं करा था। जो भी हमारा टेक्स्ट होता है ना, उसको वो हमेशा एक एडिट टेक्स्ट टेबल फॉर्म में होता है, उसको हम स्ट्रिंग में उसको एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि उसको स्ट्रिंग में हमने लेना है, और हम इसको पहले स्ट्रिंग में लेते हैं और उसके बाद फिर हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने किया क्या कि मैंने टोटल इनपुट लिया है, उसका टेक्स्ट गेट किया और उसको फिर टू स्ट्रिंग किया और फिर उसको टू इंट किया, क्योंकि आई थिंक सो कि जो एडिट टेक्सेबल फॉर होता है उसके अंदर सिर्फ एक ही हमारे पास मेथड होता है टू स्ट्रिंग का, हम डायरेक्टली टू इंट में उसकी वैल्यू ले ही नहीं सकते। इस वजह से पहले टू स्ट्रिंग किया और फिर उसके बाद टू इंट। अब हमारे पास वैल्यू वेरिएबल टोटल जो बिल, अगर उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू पड़ी होगी, परसेंटेज में भी इसी तरह इंटीजर वैल्यू है, और फिर मैंने उन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 100 से डिवाइड किया तो मेरे पास रिजल्ट आ गया। अब इस रिजल्ट को मुझे इस रिजल्ट टेक्स्ट व्यू में शो करना है, तो मैं रिजल्ट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिजल्ट वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग कर देता हूँ। और ये एक्चुअल मैं क्या बता रहा हूँ कि ये हमारा रिजल्ट है जो कि डॉलर्स में होगा, आई थिंक सो। हम डॉलर्स लिख देते हैं इसके साथ। हम इसको ठीक है, हमारे पास ये आ गई वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ तो ये देख सकते हैं आप, सिर्फ मेरे पास नंबर वाला खुला है क्योंकि मैं यहाँ पे इनपुट ही नंबर लेना चाह रहा था। तो मैं अगर टोटल बिल फॉर एग्जांपल 1000 डालता हूँ और मैं उसकी परसेंटेज 25% निकाल रहा हूँ और मैं क्लिक भी करूँगा तो होगा क्या, पहले इससे वैल्यू लेंगे, फिर इससे वैल्यू लेंगे, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे, फिर रिजल्ट वैल्यू को उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करके रिजल्ट टेक्स्ट व्यू में हम शो करेंगे। तो मैंने जैसे क्लिक भी किया तो ऑटोमेटिकली इसके अंदर 1000 का 25% मेरे पास 250 बन गया, ठीक है। अब जो मैं पहले बात कर रहा था, अगर मैं आपको वो दिखाऊं कि अगर मैं यहाँ पे ये खाली एंटर कर एम्प्टी कर दूं और मैं क्लिक भी करूं तो मेरे पास ऐप क्रैश कर गई। अब ऐप तो क्रैश कर गई, मुझे पता कैसे चलेगा आप क्यों क्रैश की है। ये देखें वो बता रहा है कि इनपुट स्ट्रिंग जो है आपकी वो एम्प्टी है,
तो इसका मतलब ये है कि यूज़र जब बटन क्लिक करेगा तो हो क्या रहा है कि वो यहाँ से एक्सपेक्ट करता है कि इसके अंदर टेक्स्ट पड़ा होगा और इसके अंदर पड़ा होगा उसको फिर टू इंट में कन्वर्ट करेगा। तो उसके लिए सिंपल सा ही है कि हम इफ एल्स यूज़र को पहले लगा देंगे। हम उसको कहते हैं कि आपने टोटल इनपुट डॉट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स ये है एल्स if total percentage dot text dot toString dot equals मैंने लिखता हूँ else। अब इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको ये मैं इफ एल्स क्यों लगाया कि अगर ये बिल जो भी आपका बिल इनपुट है टोटल या परसेंटेज इनपुट है उसकी अगर वैल्यू उसका जो टेक्स्ट है वो उसके एम्प्टी स्ट्रिंग हो तो यूज़र को एरर शो कराना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे टोस्ट मैंने पहले ही बनाया था, मैं टोस्ट ही बनाता हूँ। टोस्ट दिस है मेन एक्टिविटी और यहाँ मैं लिखता हूँ कि प्लीज़ एंटर बिल अमाउंट और फिर मैं यहाँ पे लेंथ लॉन्ग डॉट शो करता हूँ। इसी को मैं कॉपी करके यहाँ पे करता हूँ और फिर मैं यहाँ पे परसेंटेज तो होगा क्या कि पहले वो उसको चेक करेगा बिल की वैल्यू को, फिर इसको चेक करेगा और अगर दोनों होंगी तो फिर ये कोड चल जाएगा हमारा। और फिर मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पे मैं अगर इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास सेंटर बिल अमाउंट है। क्रैश नहीं किया इस दफ़ा क्योंकि वैल्यूज़ मैं यहाँ पे 1 2 3 डाला और उसका मैं 2% क्रिएट किया तो $2 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, इसको प्रिसाइज भी हम कर सकते हैं। फिर उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टू हम डबल भी कर सकते हैं। डबल करेंगे तो डबल वेरिएबल्स हो जाएंगे और हमारे पास ये इंटीजर है, इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ। एक्सक्यूज मी मुनीब भाई, एक क्वेश्चन था मेरा। जी, ये जी, ना पूछें। मेरा एरर आ रहा है अजीब सा, ये जरा यहाँ पे एरर आ रहा है कि जहाँ पे मैं बटन कर रहा हूँ ना फाइंड व्यू बाय आईडी, तो वो कह जी, रहा है जी। कि टाइप इन्फ्रेंस फेल्ड। वो क्या इशू है जरा बता दें। क्या कह रहा है सॉरी? कह रहा है टाइप इन्फ्रेंस फेल्ड, जहाँ पे मैं फाइंड व्यू बाय आईडी को कॉल कर रहा हूँ। और टाइप वो इन्फ्रेंस का मतलब ये है कि आपने यहाँ पे जो बटन में जो भी आईडी लिखी होगी वो वहाँ पे जो आपने बनाया दोनों की टाइप मैच नहीं करती। मैंने तो आपकी तरह सेम किया है और उसके आपने पीछे वो आपने बटन बनाया, हाँ जी भी बटन बनाया। ये बटन देखो एग्जाम्पल में जाके नीचे बटन बना हुआ है इस तरह। अच्छा मैं देखता हूँ। हाँ, बटन बना हुआ है तो यहाँ पे भी जो आपने वेरिएबल टाइप बनानी है ना ये वाली, ये आपने बटन ही बनानी है। ठीक है, तो ये अब हमारी ऐप जो है हमने इसको कंप्लीट सर्च कर लिया। अभी हम बताएं इशू अपना, आप देखते हैं उसमें। तो बेसिकली बटन क्लिक लिस्टनर ऐसे लेंगे, इफ लगा के मैंने दिखाया आपको, सारी लॉजिक हम ऐसे बनाएंगे व्यूज़ को। बाकी ये है कि आप उसके साथ आपको जो भी टास्क में आपको रिसोर्सेज मैंने लिंक भेजूंगा उस पर आप जाके सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोड्स की सारा कुछ कर सकते हैं। हो गया आपका एरर सॉल्व या अभी नहीं हुआ? नहीं एक्चुअली मेरा एरर सॉल्व नहीं हुआ और ना सिर्फ बटन पे नहीं, जहां जहां पे भी मैं फाइंड व्यू बाय आईडी यूज कर रहा हूँ वहां पे वो एरर आ रहा है हर जगह पे। आपने इंस्टॉल किया हुआ एंड्रॉइड? कब इंस्टॉल किया? इसमें आपका एसडीके वगैरह इंस्टॉल है सब कुछ? हाँ जी इंस्टॉल्ड तो है और वो जो टेस्ट ऐप चलती है स्टार्टअप पे ऑटोमेटिकली वो भी चली थी। मुझे लग रहा है कि इंपोर्ट का कोई इशू तो नहीं, जरा आप दिखा। नहीं, आपने आपने सेट सुपर ये देखेंगे ऑन क्रिएट के अंदर ही कोड कर रहे हैं। सेट कंटेंट व्यू आपने कर लिया हुआ है? जी जी बिल्कुल। ठीक है, सुपर भी कॉल कर लिया हुआ। उसके बाद आप देखें मैंने एक बटन बनाया, इसी तरह बटन बनाया सेम इसी तरह ओके आईडी भी ओके मुझे इशू समझ आ गया। वो मेरा ख्याल है मैंने लेट इनिट ऊपर सारे वो कॉल नहीं किए। ठीक ठीक मुझे तो वो। आपने लेट इनिट नहीं बनाया होगा, उसकी वजह से वो फिर इशू आ रहा होगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, चलें ठीक हो गया। अब ये अब हमने बटन क्लिक लिस्ट लगा दिया, हमारे पास रिजल्ट आ गया। तो अगर क्रैश करी थी, मैंने आपके सामने लो कैट में देखा, जब भी क्रैश करेगी यहाँ पे आपको इशू नज़र आ जाएगा। आप उसको अगर समझ नहीं आ रही आप गूगल करें, समझ आ जाएगी, वो वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अभी के लिए ये है कि अगर आप कहीं पे कोई फंसते हैं, कहीं पे इशू आता है तो लो कैट में जाएँ, जो क्रैश आ रहा है जो मसला आ रहा है उसको कॉपी करें। अगर समझ नहीं आ रही, पहली बात है समझ आ जाती है, वहाँ पे डिटेल लिखी होती है, लेकिन स्टिल नहीं आती तो आप उसको गूगल करें, वहाँ से आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलेगा और आपको वहाँ से समझ आ जाएगी कि इसमें ऐसा इशू क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये है। बाकी आई थिंक सो मोस्टली हम लोगों ने चीज़ें कवर कर ली हैं। स्टार्टिंग के लिए
बाकी ये यहाँ पे रिसोर्सेज जो मैंने ये लिंक में आपके साथ शेयर कर दूंगा, इसमें आप सारे कोर्स पढ़े होंगे आपके पास, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होगा कि पाथवे है, इंस्टॉल करना भी बताएंगे, गेटिंग स्टार्टेड भी बताएंगे, फिर इसमें लाइक पूरा आपका एक वो है कि इसमें आपके फर्स्ट क्विज, ये देखें आप यहाँ पे बिल्ड योर फर्स्ट क्विज ऐप, तो पाथवे है पूरा, इसमें आपको लर्निंग के लिए उन्होंने पहले से बाय डिफ़ॉल्ट बनाया हुआ, डिज़ाइन किया हुआ है, आप इसको फॉलो करते जाएं तो आप लर्न कर जाएंगे इंशाल्लाह। बस इसको कंप्लीट करें, बैजेस भी मिलेंगे, और शेयर करें इसे। बाकी आप मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल ऊपर शेयर की थी, अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो, अब क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं हम। अगर किसी ने कोई मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इस ईमेल पे। क्वेश्चन मुझे बता दें अगर जो किसी के क्वेश्चन हैं, तो फिर हम उस पे आ जाते हैं। अच्छा, सवाल जो कुछ आए थे तो उसमें एक ये था कि रिएक्ट नेटिव की जो प्रोज एंड कॉन्स है वो क्या है, और फ्लटर के प्रोज एंड कॉन्स क्या है? हाँ, ओके। पहली बात तो ये है कि जो वो दोनों प्लेटफॉर्म है वो क्रॉस प्लेटफॉर्म है दोनों ही। फिर दूसरी बात, अच्छा प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो रिएक्ट नेटिव जो है वो फेसबुक की तरफ से बैक सपोर्ट पे थी, और जो फ्लटर है, तो अगर मैं उनकी प्रोज एंड कॉन्स की बात करूँ, जो रिएक्ट नेटिव है ना उसके अंदर बहुत सारी जो उसकी कम्युनिटी है वो इतनी स्ट्रांगली बिल्ट, हालांकि वो पहले की है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मिसिंग है, मतलब उसके अंदर जो कम्युनिटी है वो बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ। जो फ्लटर है उसका एडवांटेज ये है कि गूगल जो है ना वो उसकी बहुत सपोर्ट है, और उसकी पूरी एक अलग से टीम है जो उसकी कम्युनिटी बना रही है। अगर आपको कोई इशू आता है, आपको कोई कंपोनेंट्स चाहिए, उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स बने हुए हैं, उसकी यूआई बनाना आसान है, कोड बनाना आसान है, प्रिंसिपल्स यूज़ हुए हैं मोबाइल ऐप्स के उसके अंदर ऑटोमेटिकली, तो आपने जैसे उसको कॉल करना होता है वो ऑटोमेटिकली सारी लेआउट बन जाती है ऑटोमेटिकली। रिएक्ट नेटिव में आप बहुत थोड़ा उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन ये है कि ये नहीं कह सकते कि दोनों में अगर मार्केट के हिसाब से बात करूँ तो दोनों की मार्केट नहीं है, मार्केट दोनों की ही है। तो जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर हाउसेज जो रिएक्ट नेटिव पे करते हैं उनके अपने रीजंस होते हैं उस पर काम करने के, कि हो सकता है वो रिएक्ट पे काम कर रहे हो साथ, तो वो रिएक्ट नेटिव में फ़ायदा ये होता है कि आप रिएक्ट में अगर काम कर रहे हैं तो रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं वेबसाइट के, आप ऐप में वही यूज़ कर सकते हैं, उनको कॉल कर सकते हैं। आप एक ही दफ़ा बनाएंगे तो वो हर जगह कॉल हो जाते हैं। फ्लटर के भी अपने वो हैं, लेकिन अब अगर आप लोगों से किसी ने करनी है तो आप जिस पे आपको समझ आती है, आपको लगता है कि वो करनी चाहिए, आप शुरू कर दें दोनों में। ये नहीं है कि दोनों में काम वगैरह ऐसा उसमें नहीं है, तो लर्निंग दोनों में ही होगी आपकी, दोनों में ही आपको लाइक एप्स बना सकते हैं दोनों के लिए। अच्छा, और किसी का कोई सवाल है तो आप काइंडली या तो Q&A में लिख दें या फिर चैट में लिख दें। मुनीब भाई, मेरा एक क्वेश्चन है कि कोई भी ऐप बनाते वक्त या उसको प्लान करते वक्त प्लेटफॉर्म के अलावा कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिस बेस पे उसका टेक स्टैक डिसाइड करना चाहिए, लाइक रिएक्ट में बनाएं या फ्लटर में या जो भी है? देखें, डिपेंड करता है वो, ये डिपेंड करता है कि आपकी ऐप किस मकसद के लिए यूज़ होगी, उसका क्या कहते हैं आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसका पर्पज़ क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होगी, किस तरह के यूज़र यूज़ करेंगे, उसका रिजल्ट क्या है, वो कितनी प्रोसेसिंग पावर लेगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं कि जिस तरह आप जितनी भी ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, जो नेटिव डेवलपमेंट होती है जिस तरह हमने आज कोटलिन के साथ की है, उसके अंदर बहुत सारे कुछ फीचर्स हैं, एडवांस फीचर्स हैं, जो कि जो भी आपकी नई ऐप्स जो भी फ्लटर और रिएक्ट नेटिव है वो सपोर्ट नहीं करती उस तरह। मतलब कि जो भी टेक्निकल बहुत ज़्यादा होते हैं, जिस तरह आप कह लें ब्लूटूथ से काम करना है, आपने सर्विसेज चलानी है, अभी वो सपोर्ट तो दे रहे हैं लेकिन वो बहुत मिनिमल लेवल पे, और वो इस तरह से हार्ड, जिसे कहते हैं ना हार्ड कोर टास्क वो परफॉर्म नहीं कर सकते, तो वहाँ पे फिर आ जाती है कि वहाँ पे आप बाउंड हो जाते हैं। आपको जो है क्या कहते हैं, आपकी जो नेटिव डेवलपमेंट है उसी की तरफ आपको आना पड़ता है, क्योंकि ये बहुत कस्टमाइजेबल है, बहुत आप हैंडल कर सकते हैं इजीली, आप बहुत कुछ कर सकते हैं उसके साथ। दूसरों के साथ इशू ये होता है कि वो बहुत लाइट वेट एप्लीकेशन में बहुत अच्छी चल जाती है, और वो बहुत क्विकली आप ऐप्स बना सकते हैं। अगर आपकी लाइट वेट ऐप है, सिंपल से आपने लिस्टिंग दिखानी है, फॉर एग्जाम्पल बुकिंग करवानी है पार्टनर, वो भी बहुत ईजी सिंपल सा काम होता है। लेकिन अगर आपकी हार्ड इंटेंसिव ऐप है, कुछ फीचर्स हो रहे हैं, एआई यूज़ हो रही है, इस तरह की चीज़ें, तो फिर मोस्टली इस नेटिव में डेवलपमेंट होती है। अच्छा मुनीब भाई, आखिरी सवाल है, बस फिर हम सवाल में सेकंड में खासा वाइंड अप करेंगे। तो ये सवाल है कि वो फ्लटर और फिश कॉर्डिनेट वाला सवाल और वो दोबारा ही पूछे। ठीक है, फ्लटर वर्सेस कोटलिन देखें, मैं देखें दोनों लैंग्वेजेस, दोनों चीज़ें अपनी अपनी उनकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है, दोनों के अंदर पूरी दुनिया में काम हो रहा है।
ये मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं आप फ्लटर करें, फ्लटर एडवांटेज है या ना, ये कह सकता हूँ कि इसमें दोनों की अपनी वैल्यू है। आपने अभी अगर आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको करनी है, तो जो अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो दोनों के अंदर ही हैं। डेवलपमेंट जो है, नेटिव डेवलपमेंट कहीं पे भी नहीं जा रही, जितनी मर्जी अभी क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट आ जाए। जिस तरह मैंने बताया कि बहुत सारी ऐप्स हैं जहाँ पे सिर्फ आपको ये यूज़ होती है आपकी नेटिव डेवलपमेंट। तो दोनों के अपने फ़ायदे हैं, दोनों मार्केट में काम हो रहा है। अब आपके अपने प्रेफरेंस से आप किस तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप को क्या कहते हैं शौक है कि अच्छा फ्लटर में नई चीज़ें आ रही हैं, नहीं करें आप, ठीक है ट्राई करें उसे, आप उस पर काम शुरू कर दें। एंड्रॉयड में बाकी ये है कि फ्लटर में आप ऐप तो दोनों की बन जाएंगी, लेकिन स्टिल उसकी कुछ उसमें कोई इश्यूज हैं अभी कि जिस तरह क्लोज अगर फॉर एग्जांपल आप फ्लटर की ऐप बनाते हैं और आप चाह रहे हैं कि आपकी दोनों के लिए ऐप बने, एंड्रॉयड और आईओएस के लिए ऐप बन जाए। अब जब बना रहे होंगे तब तो बन जाएगी, लेकिन सब फिर स्टिल जब इन दी एंड आपने डिप्लॉयमेंट करनी होती है तो आपको उसके लिए एक मैक ज़रूरी होता है, ठीक है। मैक का इनकी ये रिस्ट्रिक्शन है बहुत के, जो जहाँ पे भी आप डेवलप करते हैं ऐप, तो आपकी उनकी रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो एक मैक है वो बहुत ज़रूरी होता है ऐप की डिप्लॉयमेंट के लिए। अगर वो आपके पास नहीं होगा, बेशक आपने डेवलप की हुई है, तो आप डिप्लॉय कहीं नहीं कर सकेंगे ऐप को। तो मतलब ये भी मैं आपके एंड से एज अ स्टूडेंट बात कर रहा हूँ कि अगर आप एज अ स्टूडेंट सोच रहे हैं इस चीज़ का, तो कुछ चीज़ों को ध्यान में रखें। बाकी ये है कि किसी भी एक चीज़ को पकड़ लें, बस उसमें काम शुरू कर दें आप। अगर आपको कोटलिन से अगर आपको फ्लटर लग रही है तो आप फ्लटर में काम कर दें। प्रोज एंड कॉन्स तो फिर हर लैंग्वेज के होते ही हैं, लेकिन अगर आप प्रोज एंड कॉन्स में पढ़ेंगे तो फिर आप उसी में मतलब घूमते रहेंगे कि नहीं ये करूँ या ये करूँ। कोई सी भी एक कर लें, स्टार्ट करें उसमें, बाद में आगे जाके फिर उसमें चेंज भी कर सकते हैं आप। आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप किसी भी लैंग्वेज में किसी भी तरफ जा सकते हैं। अभी के लिए आप करना चाहते हैं कोटलिन कर लें, नहीं आपको अगर आप लगता है कि फ्लटर करूँ नहीं है तो आप फ्लटर कर लें। काम दोनों में हो रहा है, आप इस हिसाब से सोचते हैं जॉब के हिसाब से, तो वो आप दोनों में मिल सकती है। बट डिपेंड करता है कि आप स्किल आप कितनी अपनी इम्प्रूव करते हैं किसी एक में। अच्छा, मेरे ख्याल से और तो किसी का कोई सवाल नहीं है, तो सेशन यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मुनीब भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, नो पर्सनली मैंने सेशन बहुत बड़ा एंजॉय किया, काफी कुछ चीजें सीखने को मिली।